हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक आपको सारा का सारा एजुकेशन एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। मतलब ये कि यहाँ पर आपको कभी ऐसा नहीं होता कि एक या दो चैप्टर्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए मिलें और उसके बाद आपसे बोला जाए कि बचे हुए कोर्स को एक्सेस करने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोई फीस देना पड़ेगी या फिर किसी तरीके का कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ऐसा मैग्नेट ब्रेन्स का कल्चर नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि आप लोगों तक सारा का सारा क्वालिटी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आए, ताकि किसी भी परिस्थितियों में आपका एजुकेशन ना रुके, आपकी शिक्षा दीक्षा ना रुके और आप ना सिर्फ अपने एग्जाम्स में बढ़िया परफॉर्म कर पाएँ, बट इस ज्ञान की मदद से आप अपने करियर्स में अच्छा परफॉर्म करें, बढ़िया पोस्ट और अच्छे पदों पर पहुँचें, अपनी ज़िंदगी में बढ़िया करें एंड देश की तरक्की और उन्नति में कंट्रीब्यूट करें। तो इसी नोट पर हम लोग अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। इसके पहले वाले सेशन में हम लोगों ने हिस्ट्री क्लास 12 और उसकी जो तीसरी किताब है उसका सेकेंड लास्ट चैप्टर शुरू किया था, या इस तरह से बोल सकते हैं थीम नंबर 14 शुरू करी थी, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन। अब अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन में हम लोगों ने कम्युनलिज्म की जो डेफिनेशन है, सांप्रदायिकता की जो डेफिनेशन है, वहाँ तक बातचीत कर ली थी। उसके पहले किस तरीके से आपकी जो दो मेजर कम्युनिटीज़ थी, हिंदूज एंड मुस्लिम्स, इनके बीच में टेंशन्स वगैरह जनरेट हो रहे थे 1920s एंड 30s में, वो देखा था। कम्युनल पॉलिटिक्स वगैरह जो है सेपरेट इलेक्ट्रेट के आने के बाद में किस तरह से वो खेली जा रही थी, हम लोगों ने वो देखा था। और भी बाकी सारी चीज़ें हम लोगों ने जो शुरुआत में पार्टीशन हुआ उसकी जो जिस तरीके की चीज़ें थी उसको नाजी जर्मनी में जो प्रोग्राम हुआ था आपका, उससे कंपेयर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, इन सारी बातों को हम लोगों ने डिस्कस किया था। लास्ट में हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी कि पार्टीशन जो है, इन स्पाइट ऑफ ऑल दोज थिंग्स, जो सारे रायट्स और कम्युनल टेंशंस वगैरह चल रहे थे, उन सबसे इतर एक डिफरेंट फेनोमेनन था और उसको समझने के लिए आपको ब्रिटिश रूल के आखिरी के जो 10 साल हैं उनको समझना ज़रूरी है। ब्रिटिश रूल के आखिरी के 10 साल शुरू होते हैं 1937 से 1947 के बीच में। अब 1937 से जब आप ब्रिटिश रूल जब हिंदुस्तान में था, वहाँ से जब आप एनालिसिस करना शुरू करते हैं परिस्थितियों की, परिस्थितियों का एनालिसिस अगर आप शुरू करते हैं, तब आपको एक सही अंदाज़ा लगता है कि आखिर पार्टीशन जैसी भयानक चीज़ हमारे देश में घट क्यों गई, ये फेनोमेनन अल्टीमेटली आ कैसे गया। अब उसके बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे। ये जो 10 साल गए हैं ब्रिटिश रूल के, उसके बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे। उसमें जो मेजर मेजर घटनाएं घटी थी उसके बारे में बातचीत करेंगे। पॉलिटिक्स किस तरह से खेली जा रही थी उसके पहले, 1937 के बाद से किस तरीके से पॉलिटिक्स खेली गई, किस तरीके के टर्न्स आए, सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। एंड अल्टीमेटली इन सारी चीज़ों की मदद से जो सवाल था कि पार्टीशन क्यों हो गया और कैसे हो गया, इस पर्टिकुलर सवाल का जवाब तलाशने का अपना जो सफ़र हमने लास्ट लेक्चर में शुरू किया था, उसी पथ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, हियर वी बिगिन। एंड 1937 से जो अंग्रेज़ों के आखिरी के जो 10 साल हैं उसका जब एनालिसिस हमें करना है, तो उसमें अब ये नहीं है कि 10 साल में एक एक चीज़ अपन लोग पढ़ने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट सेलिएंट फीचर्स हैं जिसका भारत की पॉलिटी पर बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ा है, उसके बारे में अपन लोग बातचीत करेंगे। भारत के समाज पर जो गहरा असर पड़ा उसके बारे में अपन लोग बातचीत करेंगे। और इन 10 सालों की जो पहली घटना है जिसको अपने को स्टडी करना है या जिसके बारे में अपने को कंसिडरेशन में लेना है, वो है प्रोविंशियल इलेक्शंस ऑफ 1937 एंड द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। यानी कि 1937 में जो भारत में इलेक्शंस करवाए गए थे, इसके बारे में हमने थोड़ी सी पहले भी बात करी थी जब हम लोग फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे, थोड़ा सा तब भी जिक्र आया था। और महात्मा गांधी का जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें भी इसका थोड़ा जिक्र आया था। अब ये जो इलेक्शंस हैं 1937 के, जरा इनको डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे 1937 के इलेक्शंस क्या थे, कैसे हुए, उसमें क्या रिजल्ट वगैरह आया और फिर उसका फिर क्या नतीजा निकला, वो सारी बातें देखेंगे। कांग्रेस की जो मिनिस्ट्रीज वगैरह बनी थी थोड़ा सा उसके बारे में बातचीत करेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना ने फिर उसके बाद में किस तरीके की राजनीति वगैरह करी उसके बारे में बातचीत करेंगे। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, हियर वी बिगिन। तो हम लोग जब महात्मा गांधी का चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें एक बात आई थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज में हमने देखा था कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई थी। उसमें जो तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी जिसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, उसके नतीजे में या उसके नताइज में एक एक्ट या फिर एक कानून निकल कर आया था, जिसके बारे में फिर हम लोगों ने फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी बातचीत करी थी कि भैया इस पर्टिकुलर कानून ने हमारे संविधान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर डाला है। ये जो आपका एक्ट आया था थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के नताइज में या नतीजे में निकल कर, उसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट कानूनों में से एक है जो अंग्रेजों ने भारत में लागू किया था या भारत में वो लोग लेकर आए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इसलिए रेलेवेंट हो जाता है क्योंकि इसने ये वादा किया था कि वो किसी तरीके की रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो है या रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो है भारत में लेकर आएगा। रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि लोग अपने नुमाइंदे खुद चुनते हैं। जो भी आपके ऊपर शासन करेगा वो कोई राजा
या राजकुमार नहीं होगा वो, या फिर एक पर्टिकुलर परिवार से नहीं आएगा या उसके हाथ में सत्ता रहेगी और बस उसी के हाथ में सत्ता रहेगी, ऐसा नाटक नहीं है। कोई भी जो है इलेक्शंस में खड़ा हो सकता है, अपनी पार्टी बना सकता है और अगर जीत गया तो वो आपका इक्तदार में आ सकता है या फिर पावर में आ सकता है या फिर यूं कहें कि सत्ता में आ सकता है। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब क्या? एक ऐसी डेमोक्रेसी या एक ऐसी व्यवस्था जिसमें लोग इलेक्शन कराते हैं, जिसमें इलेक्शंस होते हैं और लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर अपने नुमाइंदे खुद चुनते हैं, वो उसके बाद में फिर सरकार बनाते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने यह वादा किया था कि भाई आप लोगों के यहाँ पर जो है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हम लोग लेकर आएंगे, और 1935 में एक कानून आता है और 1937 में पहली बार भारत में इसके तहत में इलेक्शन करवाए जाते हैं। अब ये इलेक्शंस होते हैं प्रोविंसेस के, जिस तरीके से अपने देश में आज की तारीख में राज्य हैं और राज्यों के इलेक्शंस होते हैं, फिर उसमें स्टेट की गवर्नमेंट चुनी जाती हैं, जिसको अपन लोग कई बार विधानसभा के इलेक्शंस भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस। उसी तरीके से अंग्रेजों के टाइम पीरियड में जो आपके राज्य हुआ करते थे उनको बोला जाता था प्रोविंसेस। बेसिकली 2-3 हिस्सों में आपका जो है देश डिवाइडेड था। पहले तो वो हिस्से जिसके ऊपर अंग्रेज डायरेक्टली रूल करते थे, जिनको कहा जाता था ब्रिटिश प्रोविंसेस, और फिर दूसरे वो हिस्से जिनके ऊपर अंग्रेज इनडायरेक्टली रूल करते थे, चेहरा किसी और का होता था, पीछे से हंटर वो चलाते थे, इनको अपन लोग बोलते थे प्रिंसली स्टेट्स। तो जब 1937 आया तो 1937 में इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस में प्रिंसली स्टेट्स जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। इलेक्शन सिर्फ कहां पर हुए? उन इलाकों पर हुए जहां पर अंग्रेजों की डायरेक्ट हुकूमत थी या फिर जहां पर ब्रिटिश प्रोविंसेस हुआ करती थी, सिर्फ उतने इलाकों में इलेक्शंस हुए। अब ये इलेक्शंस किसके तहत करवाए गए थे? 1935 को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसके तहत करवाए गए थे। अब जब ये इलेक्शन हो गया तो फिर इसके कुछ रिजल्ट निकल कर आया और उस रिजल्ट के बाद में फिर बहुत सारी चीजें हुई जिसको अपने को एनालाइज करना है। पर पहले अपन लोग देखेंगे 1937 में जो इलेक्शन हुए हैं इसके नतीजे। ये है भारत का मैप, जो अनडिवाइडेड हिंदुस्तान था हमारा, जो पार्टीशन के पहले इंडिया हुआ करता था, ये उसका मैप है। अब इसमें ये जो सारा इलाका आपको ब्राउन कलर से दिख रहा है, ये सारा का सारा इलाका प्रिंसली स्टेट्स हैं, यानी कि यहां पर अंग्रेजों का इनडायरेक्ट रूल हुआ करता था। यहां पर अंग्रेज डायरेक्टली रूल नहीं करते थे, उन्होंने किसी राजा रजवाड़े को बैठा रखा था और उसके साथ में ये सेटिंग थी कि भैया तुम अपना राज करो, मगर अंग्रेजों के नक्शे कदम पर चलोगे, तुम अंग्रेजों की बताई हुई बातों को फॉलो करोगे, अंग्रेजों के खिलाफ नहीं जाओगे। और इस सेटिंग के तहत में वो अपना रूल कर रहे थे। और एक बात कि तुम्हें इंग्लैंड के राजा या रानी को जो है अपने ऊपर अपने माई बाप मानना पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर सेटिंग के साथ में प्रिंसली स्टेट्स वगैरह चल रहे थे। तो प्रिंसली स्टेट्स जितने आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ब्राउन कलर से, यहाँ पर कहीं पर भी इलेक्शंस नहीं हुए थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रिंसली स्टेट्स में ना 1937 में इलेक्शंस हुए थे ना 1946 में इलेक्शंस हुए थे, जिसके बेसिस पर जो इतना बड़ा पार्टीशन का नाटक हो गया। तो ये वो इलाका है ब्राउन कलर से जिसमें इलेक्शन हुआ ही नहीं है, इसमें भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा आ जाता है। बचा हुआ जो इलाका है, जो या तो आपका हल्के नीले कलर से पेंटेड है या फिर डार्क नीले कलर से पेंटेड है या फिर आपका ग्रीन कलर से पेंटेड, ये हल्का सा जो ग्रीन कलर की पट्टी दिख रही है इससे पेंटेड है या रेड कलर से पेंटेड है, यहां पर इलेक्शंस करवाए गए थे। ठीक है जी, तो यहां पर इलेक्शंस वगैरह हुए थे। अब इसका नतीजा क्या निकल कर आया जरा वो देख लेते हैं। ये जो हल्के नीले कलर आपको यहां पे देखने को मिल रहे हैं, ये वो इलाके हैं जहां पर कांग्रेस जीती है। यानी कि अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें क्या क्या आ जाता है। इसमें अगर हम ऊपर से देखना शुरू करें तो दिल्ली का थोड़ा बहुत इलाका, आज का उत्तर प्रदेश, पूरा का पूरा उत्तराखंड, सब कुछ जो है वो आपका इसमें आ जाता है। इसके बाद में आपका बिहार हो गया और उड़ीसा का एक बड़ा इलाका इसमें आ जाता है। बंगाल का एक काफी बड़ा इलाका इसमें आ जाता है। असम हो गया, अरुणाचल हो गया और पूरा का पूरा लगभग नॉर्थ ईस्ट। अगर आप मेघालय हटा दो, भूटान हटा दो, सिक्किम हटा दो, थोड़ा सा त्रिपुरा और नागालैंड का इलाका अगर आप हटा दो, तो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो आपका इसमें आ जाता है। तो इस पूरे इलाके में आपकी कांग्रेस जीत गई। आपका जो मध्य प्रदेश या फिर सेंट्रल प्रोविंसेस का एक बड़ा इलाका जो है वो इसमें आ जाता है। इसके बाद में उड़ीसा के तटवर्तीय क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का इलाका, ये आज का जो तमिलनाडु है वो हो गया, आपका केरल का कुछ इलाका, कर्नाटक का पोर्शन और काफी बड़ा जो है महाराष्ट्र का इलाका और थोड़ा सा गुजरात का पोर्शन। इतना सारा इलाका जो है ये वो इलाका है जिसमें कांग्रेस जीती थी या फिर इस इलेक्शन में कांग्रेस को यहां पे सफलता हासिल हुई थी। अब क्लियर कट समझ में आ रहा है कि कांग्रेस पूरे देश के अगर इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा जो है वोट पड़े थे, कांग्रेस सबसे ज्यादा जगह पर जीती थी। ये जो रेड कलर का इलाका है यहां पर कोई और पार्टी जीती थी, इसका नाम था यूनाइटेड पार्टी। ये जो रेड कलर का पोर्शन है कौन सा इलाका है? इसको बोलते हैं सिंध। आज की तारीख में भारत का हिस्सा नहीं है मगर इसको बोला जाता है सिंध। तो ये जो रेड कलर का पोर्शन है यहां पर आपका एक यूनाइटेड पार्टी नाम की पार्टी हुआ करती थी, वो जीती थी। अब ये जो बड़ा सा पोर्शन आपको डार्क नीले कलर का दिख रहा है इसको बोला जाता है पंजाब। ये उस वक्त का पंजाब है। इसमें आपका आज का ईस्ट पंजाब, उस वक्त का वेस्ट पंजाब, थोड़ा बहुत हिमाचल का इलाका, हरियाणा का थोड़ा बहुत पोर्शन, काफी कुछ आ जाता है। तो ये जो पंजाब है इसमें कांग्रेस नहीं जीती थी, इसमें जीती थी यूनियनिस्ट पार्टी। याद रखिएगा, ये जो गाढ़ा नीला कलर यहां पे दिख रहा है आपको पंजाब में, यहां पे कौन जीती थी? यहां पर जीती थी यूनियनिस्ट पार्टी। उसके और थोड़ा सा इधर चले जाइए, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस का इलाका आ जाता है। ये भी पाकिस्तान में है, यहां पे पठानों की मेजोरिटी है और इस इलाके को उस वक्त में कहा जाता था नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। आज की तारीख में इसको कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा।
वाह, यहां पर घुसकर एयरफोर्स ने स्ट्राइक करी थी बालाकोट वगैरह में। खैर, तो ये जो पोर्शन है इस पे भी हल्का नीला कलर दिख रहा है, मतलब यहां पर भी कांग्रेस जीती थी। और इसके बाद में कि हरे कलर की पट्टी आपको यहां पर दिख रही है पीछे की तरफ में, जहां ईरान की बॉर्डर लग जाती है, जिसके बाद में यहां पर इलेक्शंस हुए नहीं थे। तो इस तरीके से यहां पर अपने को एक बात समझ में आ रही है इस मैप को देखकर कि भैया भारत में 1937 के इलेक्शंस जो प्रोविंसेस के लिए हुए थे, जो प्रांतों के इलेक्शंस वगैरह हुए थे, उसमें कौन सी पार्टी को मेजॉरिटी मिली है? मैक्सिमम जगहों पर उसमें कांग्रेस पार्टी को मेजॉरिटी मिली है। सिंध का जो प्रोविंस है वहां पर कोई यूनाइटेड पार्टी नाम से कोई पार्टी जीत गई थी, और आपका पंजाब में जो इलाका है यहां पर यूनियनिस्ट पार्टी जीत गई थी एकदम। आप वहां से बाकी ये जो आपके ब्राउन कलर के इलाके यहां इलेक्शन हुए नहीं, यहां पे ये प्रिंसली स्टेट से इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। ये जो ग्रीन कलर का थोड़ा सा पोर्शन आपको दिख रहा है, इन लोगों ये हालांकि ब्रिटिश प्रोविंस में आता था, बट यहां पे इलेक्शंस हो नहीं पाए। हल्के नीले कलर का जितना इलाका है नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में, और ये पूरा भारत के बचे हुए इलाकों में यहाँ पे कांग्रेस जीत गई है। और एक गाढ़े नीले कलर का इलाका जो पंजाब का है, यहाँ पे यूनियनिस्ट पार्टी जीत गई है। कौन से इलेक्शन में? प्रोविंशियल इलेक्शन में या फिर प्रांतों के इलेक्शन में। जैसे अपने स्टेट इलेक्शंस होते हैं उस तरीके से उस वक्त की प्रोविंसेस के जो प्रोविंशियल इलेक्शंस होते हैं उसमें। अब ये जो है आपका इलेक्शन का नतीजा निकल कर आया। अब यहां से अपन लोग बातचीत करना शुरू करते हैं। तो 1937 इलेक्शन टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स वेर हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। भारत में पहली बार प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के प्रांतों के इलेक्शंस हुए थे, जैसे अपने स्टेट इलेक्शंस होते हैं उस तरीके से। मगर इसमें एक बात देखने वाली है कि उस वक्त भारत की जो टोटल आपकी एडल्ट पॉपुलेशन हुआ करती थी, अगर हम लोग 18 साल को एडल्ट का जो आपका 18 साल जो है अगर हम लोग उसको मानकर चलते हैं एडल्ट होने का मार्क, यानी कि जो 18 का हो गया या जो 18 से ज्यादा का अगर हम लोग उसको बालिग मानकर चलते हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपके पास में काफी बड़ी जो है एडल्ट पॉपुलेशन हुआ करती थी। अब ये जो इतनी बड़ी एडल्ट पॉपुलेशन है, इसमें से सिर्फ 10 से 12% लोगों के पास में वोट करने का राइट था। यानी कि अगर हम लोग ये मान लें कि भारत में उस वक्त में लेट से 20 करोड़ के करीब जो हैं आपके वयस्क लोग हुआ करते थे, एडल्ट लोग हुआ करते थे, तो उसका 10 या 12% आप निकाल लो, उसने उतने ही लोगों के पास में वोट करने का अधिकार था। और इतने बड़े देश में जो इतने इलेक्शंस वगैरह हुए हैं उसमें सिर्फ उतने ही लोगों ने जो है वोट किया था। तो टोटल पॉपुलेशन के 10 या 12% से ज्यादा लोगों के पास में वोट करने का अधिकार नहीं था इन पर्टिकुलर इलेक्शंस में। अब नतीजा क्या आया? मैंने मैप पर तो आपको दिखा दिया, मगर वर्ड्स में भी हम लोग देख लेते हैं। कांग्रेस जो है उसने इन इलेक्शंस में बहुत बढ़िया किया था। 11 प्रोविंसेस में इलेक्शंस हुए थे, 11 में से 5 प्रोविंसेस में उसको मेजॉरिटी मिल गई, यानी कि वो अपने दम पर यहां पर सरकार बना सकती थी 11 में से 5 प्रोविंसेस वगैरह में। मगर उसने कुल मिला के बाकी लोगों के साथ में कोलिशन वगैरह किए और गठजोड़ वगैरह कर करा के कुल मिला के 7 प्रोविंसेस में उसने अपना 7 प्रोविंसेस या फिर 7 जो प्रांत हैं वहां पर उसने अपनी सरकार बना ली। अब वो सारी कंस्टिट्यूएंसीज वगैरह जो मुस्लिम्स के सेपरेट इलेक्ट्रेट हुआ करते थे, यानी कि वो सारी सीट्स जो मुस्लिम्स के लिए रिजर्व थी, वहां पर अगर आप इलेक्शन का नतीजा देखेंगे तो वहां पर कांग्रेस ने कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया था। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यहां, क्योंकि 1937 के बाद से कहानी बहुत बुरी तरह से बदली और 10 साल में जो है फिर चीजें बहुत खराब हो गई थी भारत में। जब 1937 में इलेक्शन हुए, कांग्रेस ने 11 प्रोविंसेस में से 5 प्रोविंसेस में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हासिल करी थी, और कुल मिलाकर 7 प्रोविंसेस या 7 स्टेट बोल लो आप, या 7 आपकी जो रियासतें थी उसमें आपने कुल मिलाकर एब्सोल्यूट में आपने 7 रियासतों में आपने इलेक्शन जीत लिया था। बाकी जगहों पे अब जो भी किया वो किया, बात की बात है। अब हमने देख रखा है कि 1909 में मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट आए थे, जिसको 1919 में और बढ़ाया गया था और 1935 में और आपने उसको इंक्रीज किया था। तो अब होता यह है कि जो मुस्लिम्स की रिजर्व सीट्स थी वहां पर अगर आप कांग्रेस का परफॉर्मेंस देखोगे तो वहां पर उसका परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छा नहीं था, वहां पर परफॉर्मेंस बहुत खराब था। मगर अगर आप साथ ही साथ मुस्लिम लीग की परफॉर्मेंस देखोगे इन्हीं सीटों पर, यानी कि मुस्लिम सीट जो रिजर्व हैं उस पर कांग्रेस ने तो खैर अच्छा परफॉर्म नहीं किया, वो अपने को दिख गया 1937 के इलेक्शन में। बट साथ ही साथ जो आपकी मुस्लिम लीग थी, जो ये बोल रही थी कि हम तो मुस्लिम्स की ही पार्टी हैं, जब उनका भी आप परफॉर्मेंस देखते हो मुस्लिम्स के जो सेपरेट इलेक्टोरेट या रिजर्व सीट्स हैं उसमें, तो वहां पर आपको पता चलता है कि मुस्लिम लीग ने भी उतना ही ज्यादा खराब परफॉर्मेंस किया था। मुस्लिम सीट्स पर जितने टोटल वोट पड़े थे उसमें से मुस्लिम लीग को सिर्फ 4.4% के करीब वोट मिले थे। यानी कि यहां पर समझ में आ रहा था 1937 में लीग को जो है जनरली लोग वोट नहीं देते थे, इनका कोई खास आपका पॉपुलर सपोर्ट नहीं हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं। अब जब लीग को समझ में आ गया, अब जब लीग है उसने जब इतना बुरा परफॉर्मेंस किया कि उसको सिर्फ 4 मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट के जो इलाके हैं उसमें जो टोटल वोटिंग हो रही है उसका 4.4% वोट ही मिल रहे हैं और उसको सीटें वगैरह भी कुछ खास नहीं आई। तो अब इसका नतीजा क्या हुआ देखते हैं। मुस्लिम लीग को नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस का जो इलाका है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस यानी कि जो सारा इलाका पाकिस्तान में चला गया, खैबर पख्तूनख्वा और सारा इलाका, यहां पर इनको एक सीट नहीं मिली, जबकि ये पूरा का पूरा इलाका जो है मुस्लिम मेजोरिटी है। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखिएगा, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर
प्रोविंस यानी कि जो सारा इलाका आज पाकिस्तान में चला गया, जिसको खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, जहां पे पठानों की मेजोरिटी है, वहां पे मुस्लिम लीग को 1937 के इलेक्शन में एक सीट नहीं आई थी। इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है जी। और इसके अलावा पंजाब में अगर बात की जाए तो पंजाब में 84 के करीब आपकी कंस्टिट्यूएंसीज रिजर्व थी, यानी कि 84 के करीब जो सीटें हैं उनको रिजर्व किया गया था, उसमें से मुस्लिम लीग सिर्फ 2 सीटें जीत पाई थी। इसी तरीके से सिंध में 33 सीटें जो हैं वो मुस्लिम्स के लिए रिजर्व की गई थी, उसमें से मुस्लिम लीग को सिर्फ 3 सीटें मिली थी 1937 के इलेक्शन में। अब हम लोग आ जाते हैं यूनाइटेड प्रोविंस पर, जो आज का उत्तर प्रदेश है। आज का जो उत्तर प्रदेश का इलाका है, जिसको उस जमाने में यूनाइटेड प्रोविंस बोला जाता था, यहां पर मुस्लिम लीग चाहती थी कि भाई वो कांग्रेस के साथ में एक ज्वाइंट गवर्नमेंट बना ले, यानी कि एक साझा सरकार बना ले। जिस तरीके से आपकी वो जो गठजोड़ की सरकारें होती हैं, उस तरीके से मुस्लिम लीग का इरादा था कि वो यहां पे कांग्रेस के साथ में इस तरीके से एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट यूनाइटेड प्रोविंस में बना ले। मगर क्योंकि कांग्रेस की आपका उत्तर प्रदेश का जो इलाका है आज का, या जो यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था उस वक्त का, उसमें इनके पास में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी। तो अब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब यह है कि आपको किसी और के समर्थन की जरूरत नहीं है सरकार बनाने के लिए, आप अपने दम पर गवर्नमेंट बना सकते हो। तो कांग्रेस वालों ने, क्योंकि इनके पास में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी यूनाइटेड प्रोविंस में, तो मुस्लिम लीग का जो ये ऑफर था कि भाई हमारा समर्थन ले लो और अपन लोग सरकार बनाते हैं, इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। अब कई सारे स्कॉलर्स ये बोलते हैं कि कांग्रेस ने जिस तरीके मुस्लिम लीग का जो ये ऑफर रिजेक्ट किया, इससे मुस्लिम लीग कन्विंस हो गई कि आपके जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए पॉलिटिकल पावर में आना आपका इंडिया में मुश्किल रहेगा, या फिर बहुत तकलीफदायक रहने वाला है, ये आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि वो यहां पर एक माइनॉरिटी है। अब क्योंकि वो यहां पर एक माइनॉरिटी है, इसलिए उनके पास में पॉलिटिकल पावर में आने का कोई जरिया नहीं रह सकता, या फिर वो इलेक्शन वगैरह में जीतकर पॉलिटिकल पावर वो आपका पावर में नहीं आ सकते। ये जो है एक पर्टिकुलर आपका यहां पे मुस्लिम लीग का एक नैरेटिव वगैरह बन रहा था, या फिर एक नैरेटिव वगैरह अपना तैयार होना यहां से शुरू हुआ। कई सारे स्कॉलर्स ये मानते हैं, जो पूरी तरह से सच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या इसके बीच में भी कुछ बात हो सकती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं हम लोग आगे देखेंगे। तो कुल मिला के मगर यहां पे क्लियर हो गया, कई सारे लोग ये कहते हैं, मुस्लिम लीग वालों ने बोला कांग्रेस वालों से कि आज का जो उत्तर प्रदेश का इलाका है, जो उस जमाने में यूनाइटेड प्रोविंस कहलाता था, भाई लोगों हमारा समर्थन ले लो और हमें भी आपका जो सरकार उसमें शामिल कर लो। कांग्रेस वालों ने ये बोला क्योंकि हमारे पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, हम तुम्हारे बिना सरकार बना सकते हैं, हम तुम्हें लेंगे नहीं। इन लोगों ने उसके बाद से, स्कॉलर्स ये कहते हैं कि इसके बाद से मुस्लिम लीग ने ये बोलना शुरू कर दिया कि क्योंकि मुस्लिम्स इंडिया में मेजॉरिटी में है, सॉरी क्योंकि मुस्लिम्स जो है इंडिया में माइनॉरिटी में है, इसलिए ये इनके लिए पॉलिटिकल पावर में आना बहुत मुश्किल होगा यूनाइटेड इंडिया अगर रहा, या फिर ये पूरा का पूरा इस तरीके से अनडिवाइडेड इंडिया हमेशा इस तरह से रहता है। तो अब मुस्लिम लीग के बारे में थोड़ी सी और बातचीत कर लेते हैं कि कैसे बनी थी, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। इस मुस्लिम लीग इनिशियली 1906 में बनाई गई थी, और कहां पे बनाई गई थी? ढाका में बनाई गई थी। ये याद रखने वाली बात है। मुस्लिम लीग को 1906 में बनाया गया था, बंगाल में, जो आज की तारीख में बांग्लादेश बन चुका है, वहां पे ढाका में जो है इसको बनाया गया था। इट वॉज क्विकली टेकन ओवर बाय यूपी बेस्ड मुस्लिम इलाइट्स, यानी कि बनाई किसने थी? बंगाल के जो मुस्लिम्स वगैरह थे। इनफैक्ट बंगाल का जो नवाब हुआ करता था ढाका वगैरह का, सलीमुल्लाह नाम हुआ करता था उसका, उसने जो है ये मुस्लिम लीग बनाई थी। मगर जब बन गई तो उसके बाद में उत्तर प्रदेश वगैरह के जो आपके संभ्रांत वर्ग के मुस्लिम्स थे, यानी कि जो आपका जो अपर क्लास के मुस्लिम इलीट्स हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के इलाकों से, जो नवाब वगैरह सॉर्ट ऑफ जो इस तरीके के लोग हुआ करते थे, इन्होंने बहुत जल्दी मुस्लिम लीग को टेक ओवर कर लिया। द पार्टी बिगेन टू मेक डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी ऑफ द मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड और ऑफ द पाकिस्तान इन 1940s। अब इस पार्टी ने करना यह शुरू किया कि पहले ये लोग ये डिमांड करते थे कि वो सारे इलाके आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी है, यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के इलाके जहां पे अभी हमने देखा कि इनको एक सीट नहीं आई है, वो इलाकों वगैरह में इनको ये बोलते थे कि मुस्लिम्स को ऑटोनॉमी होनी चाहिए, मतलब वो वहां पर जैसे चाहे वहां पे इस तरह से रूल कर सकते हैं, आप उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ज्यादा दखल अंदाजी ना करे। और दूसरा आपका जो ईस्ट बंगाल का इलाका है, जो आज का बांग्लादेश बन गया है, यहां पर आपको जो है ऑटोनॉमी चाहिए, यहां पर आप जिस तरह से चाहे उस तरीके से सरकार बना के जो करना चाहे वो कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करेगी। एक तो इन्होंने पहले ये मांग करना शुरू करी, उसके बाद में इन्होंने ये बढ़ते इन्होंने अल्टीमेटली ये बोलना शुरू कर दिया कि अब हमको ऐसे प्रोविंसेस नहीं चाहिए जिसमें हमको खुद मुख्तारी हो या फिर हमको ऑटोनॉमी दी जाए या हमें ये हमारे मन का करने की आजादी दी जाए। अब हम लोग एक नया देश चाहते हैं, अब हमको एक नया देश चाहिए जिसका नाम पाकिस्तान होगा। तो इस तरीके से मुस्लिम लीग 1906 में बनी। पहले आपका ये बोलती थी कि भैया कुछ इलाकों में ऑटोनॉमी चाहिए या फिर हमें यहां पे अपने हिसाब से फैसले करने की आजादी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा दखलंदाजी ना करे। बढ़ते उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया कि अब हमें हिंदुस्तान में रहना ही नहीं है, अब हमें एक नया देश चाहिए। और वो सारी चीजें जो है अब 1937 के बाद से खास तौर पर जो है होना शुरू होती हैं। अभी तक तो ये लोग ऑटोनॉमी की बात कर रहे थे, मगर जब दिख गया कि सब करने के बाद कोई मतलब नहीं निकल रहा, तो फिर यहां से इन्होंने नैरेटिव चेंज करना शुरू किया। अब देखिए कितनी
आयरॉनिकल बात है कि वो सारा का सारा इलाका नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस का, जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी है, वहां पे लीग को एक मतलब एक सीट नहीं जीतने को मिल रही है। पूरा इलाका यहाँ एब्सोल्यूट मुस्लिम मेजॉरिटी है, हमेशा से थी, मगर यहां पर मुस्लिम लीग एक सीट नहीं जीत पा रही। तो ये इसके बारे में एक बहुत बड़ी बात कहती है कि इनकी कम्युनल पॉलिटिक्स की दाल अभी तक गल नहीं रही थी। अभी इसके बाद से फिर क्या होगा वो अब हम लोग देखना शुरू करते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। जब ये इलेक्शंस लड़े गए थे 1937 में, तो सब जैसे पार्टीज अपना अपना इलेक्शन का एक मैनिफेस्टो लेकर चलती हैं, फिर चुनाव प्रचार होता है, उसमें वो बड़ी बड़ी बातें करती हैं। उसी तरीके की चीज़ जो है यहाँ पर 1937 के इलेक्शंस में भी हुई थी। चुनाव प्रचार हुआ, लोगों ने बड़ी बड़ी बड़कें मारी, काफ़ी बड़े बड़े प्रोमिसेस वगैरह किए गए, सारी चीज़ें हुई। तो इसमें जो है लीग ये मानकर चल रही थी कि भाई जो मुस्लिम पार्टी है वही सारे मुस्लिम्स के इंटरेस्ट वगैरह को रिप्रेजेंट कर सकती है। इन लोगों ने फिर जो है ये यहाँ पर अब हमको साफ दिख रहा है कि कम्युनल पॉलिटिक्स खेली जा रही है। रिलीजन जिंदगी का, जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था, एक छोटा सा हिस्सा होता है, मगर यहाँ पर रिलीजन को ही सब कुछ बनाकर जो है प्रेजेंट किया जा रहा है कि इसके अलावा तो दुनिया में अपना जिंदगी में कोई और चीज होती नहीं है। इस पर्टिकुलर बात पर चलते हुए मुस्लिम लीग ने जो है मान लिया था कि जितने भी मुसलमान हैं उनका रिप्रेजेंटेशन सिर्फ एक मुस्लिम पार्टी ही कर सकती है, इसके अलावा कोई और उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकता। और कांग्रेस को ये लोग एसेंशियली एक हिंदू पार्टी के तौर पर प्रोजेक्ट करते थे, या फिर कांग्रेस को ये एक हिंदू पार्टी के तौर पर रिप्रेजेंट करते थे, या मानते थे, या बोलते थे कि ये लोग कांग्रेस वाले जो हैं तो बेसिकली एक हिंदू पार्टी है, और मुसलमान या फिर मुस्लिम जो हैं अगर आप ये चाहते हो कि उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जाए तो उसके लिए आपको एक मुस्लिम पार्टी की जरूरत पड़ेगी। फिर आपने देख लिया यहाँ पे कि हिंदू मुसलमान शुरू हो गया। अब ये जो हिंदू मुसलमान शुरू हुआ है आपका इलेक्शंस में, तो वो फिर आज तक जो है चले आ रहा है, वो खत्म ही नहीं हुआ उसके बाद से। तो जिन्ना ने, अब ये तो खैर चलो ठीक है, आपका बढ़ के मार रहे हो आप इलेक्शन में, वो सारी शोबाजी होती रहती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, मगर चीजें देखिए कैसे खराब हुई। Jinnah's insistence that League be the recognized as the sole spokesman of the Muslim could convince few at a time. Though popular in United Province, Bombay and Madras, social support for the League was still fairly weak in three of the provinces from which Pakistan was to be carved out just 10 years later: Bengal, Northwestern Frontier Province and Punjab. मतलब ये कि जिन्ना ये बोल रहा था कि भाई जो मुस्लिम लीग है सिर्फ इन्हीं लोगों को आप सोल स्पोक्समैन मान लो, पूरे के पूरे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स हैं उनका, और इस आधार पर जो है उसने इलेक्शन लड़ा। दो बातें वो कह रहा था कि कांग्रेस वाले जो हैं ये सिर्फ एक हिंदू पार्टी हैं, तो सिर्फ एक मुस्लिम पार्टी जो है वही मुसलमानों का जो है सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर सकती है, इसलिए मुझे वोट दो और सिर्फ मुझे ही जो है अपना सर्वे सर्वा मानो, या फिर मुझे ही जो है मुस्लिम्स का सोल स्पोक्समैन मानो, सिर्फ मैं ही जो हूं मुसलमानों के हितों की बात कर सकता हूं, बाकी और कोई इनके हितों की बात नहीं करेगा। इस तरीके से इसने आपका इलेक्शन में जो है ये मैनिफेस्टो देकर खूब आपका शोर शराबा किया, प्रचार किया। मगर अब मजे की बात यह है कि आपके वो इलाके जहां पर इसने इतना ज्यादा ढिंडोरा पीटा था, जिनमें 10 साल के बाद जहां पर पाकिस्तान बन गया, वहां पर भी 1937 में इस बात से बहुत कम मुसलमान या फिर बहुत कम मुस्लिम जो है वो कन्विंस हो पाए। आप हालांकि मुस्लिम लीग की जो है पॉपुलैरिटी थोड़ी बहुत थी, आपकी यूनाइटेड प्रोविंस में पॉपुलैरिटी थी, बॉम्बे के प्रोविंस में, मद्रास के प्रोविंसेस में भी पॉपुलैरिटी थी, मगर बहुत कम लोग इनको सपोर्ट किया करते थे। ठीक है जी, बहुत कम लोगों को इनको सपोर्ट मिला हुआ था। इनफैक्ट अगर आप ये जो 3 प्रोविंसेस देख लें, बंगाल का इलाका, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस का इलाका और पंजाब का इलाका, 10 साल बाद इन तीनों इलाकों में से पाकिस्तान को बनाकर अलग किया गया था, मगर इन इलाकों में भी 1937 के टाइम पीरियड में जिन्ना और मुस्लिम लीग की कोई खास आपका पावर थी नहीं। सिंध की भी बात कर लोगे तो यहां पर जो 2-3 सीटें जीती, उसके बाद भी यहां पर आप सरकार तो बनाने में कामयाब हुए नहीं। तो वो सारा का सारा इलाका जहां पे पाकिस्तान 10 साल के बाद बनने वाला था, अपने को एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात समझ में आती है कि 10 साल पहले जब मोहम्मद अली जिन्ना यहां पर हर चीज में हिंदू मुसलमान करता हुआ घूम रहा था, तब यहां के वोटर भी जो है उसको मुंह नहीं लगा रहे थे, यहां के वोटर भी जो है उसकी बात पे कोई खास भरोसा नहीं कर रहे थे। थोड़ा बहुत सपोर्ट था, नो डाउट अबाउट दैट, मगर ये सपोर्ट वगैरह जो है, ये सपोर्ट वगैरह होने के बाद में भी उसके पास इतनी पावर नहीं थी कि वो इलेक्शन वगैरह जीत सकता। तो ये अभी 1937 के हालात वगैरह अपने चल रहे हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। अब ये जो पॉइंट है जहां पर जिन्ना को समझ में आ गया कि भैया हमारी ये दाल नहीं गल रही है, हम जो ये जो रिलीजन को सिर्फ हम मुंह से बोल के बता रहे हैं, इससे हमें कोई खास फायदा हो नहीं रहा है, तो अब हमें कुछ और करना पड़ेगा। तो यहां से फिर जो है मुस्लिम लीग वालों ने अपना सोशल सपोर्ट जो है उसको एक्सपैंड करना शुरू किया। यहां से जो है मुस्लिम लीग ने अपना जो कहते हैं ना कि अपनी पार्टी को बढ़ाना जो है शुरू किया, अपनी पार्टी का जन आधार जो है वो बढ़ाना शुरू किया। कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज वगैरह जिस तरीके से चल रही थी, कांग्रेस ने जिस तरीके से सरकार अपनी फिर 1937 में बनने के बाद 2 साल चलाई, उसमें मुस्लिम लीग को इन लोगों ने मुंह नहीं लगाया। मोहम्मद अली जिन्ना और बाकी सारे उसके जो सपोर्टर वगैरह थे, इन लोगों को उसने ज्यादा जो है उन्होंने कुछ खास फेवर दिए नहीं। इस चक्कर में भी जो है हुआ ये कि ये जो खाई थी इन दोनों के बीच में वो बढ़ती चली गई। राजनीतिक द्वेष जो है वो कब सांप्रदायिक द्वेष में कन्वर्ट हो गया और इस लेवल तक कन्वर्ट हो गया कि अंदर लोगों के जो जहर भरा जा रहा था वो इतने वायलेंट तरीके से बाहर निकल कर आया, इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं लगा, लोगों को समझ ही नहीं आया। चलें आगे देखते हैं।
तो यूनाइटेड प्रोविंस में तो आपकी कांग्रेस पार्टी ने जो है मुस्लिम लीग का ये प्रपोजल पहले ही रिजेक्ट कर दिया था कि हमें तुम्हारे साथ में कोएलिशन गवर्नमेंट बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारे पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, हम लोग प्रांत में या प्रोविंस में अपनी खुद की गवर्नमेंट जो है बना सकते हैं। अब यहां पर हालांकि मुस्लिम लीग ने इसके बाद में खूब रिलीजन का कार्ड खेला, मगर ये जो इनका सपोर्ट ना लेने की जो वजह थी वो क्या थी, जरा उस पर हम लोग आते हैं। कांग्रेस जो थी वो लैंडलॉर्डिज्म के खिलाफ थी और मुस्लिम लीग जो थी वो लैंडलॉर्डिज्म को सपोर्ट करती थी। मतलब ये कि कांग्रेस ये बोलती थी कि हम लोग जमींदारों के खिलाफ हैं और जमींदारों से अगर हम लोग पावर में आ गए तो जमींदारों के पर उतर के रख देंगे, इनके पास जो अनशन जमीन है वो इन लोगों से लेंगे और जो छोटे मझौले और गरीब किसान है उनको हम लोग देंगे। अब 1947 में जब देश की आजादी हुई है उसके बाद ये हुआ भी है, बड़े लेवल पर आपका जो जमींदारों से जमीन लेकर छोटे मझौले किसानों में बांटी गई है। तो ये चीज ये लोग 1937 से बोल रहे थे, उसके पहले से बोल रहे थे कि हम लोग जमींदारों के खिलाफ हैं, हम जमींदारों की बकिया खड़ी कर देंगे अगर हमको पावर में लेकर आया, तो हम लोग इन लोगों से इनकी जमीन लेंगे और जो गरीब आपका किसान है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये मतलब कांग्रेस कुल मिला के जमींदारी व्यवस्था के या लैंडलॉर्डिज्म के खिलाफ थी। मुस्लिम लीग जो है इसको सपोर्ट करती थी। तो यहां पर ये लोग एक दूसरे के खिलाफ थे। तो कांग्रेस वाले ये सोच रहे हैं कि पूरी लैंडलॉर्डिज्म की व्यवस्था को खत्म करके रख देंगे, मुस्लिम लीग बोल रही है कि हम तो इसको बढ़ाएंगे, हम तो इसको सपोर्ट करते हैं। तो अब हुआ यह कि इस चक्कर में अब कांग्रेस वालों को जब मुस्लिम लीग ने सपोर्ट दिया तो इस आधार पर और भी जो इनके एक तो इस आधार पर और इसके अलावा और भी जो आपके दूसरे मैटर्स वगैरह थे उसके आधार पर इन भाई लोगों ने सपोर्ट लेने से मना कर दिया। मगर इसके बाद इन लोगों ने इसको जो है कम्युनल कलर दे दिया कि हम लोग मुस्लिम लीग ने इसके बाद इस बात को लेकर बहुत ढिंडोरा पीटा कि क्योंकि मुस्लिम्स एक माइनॉरिटी हैं और कांग्रेस जो है वो मेजॉरिटी के सपोर्ट से आई है, तो जब तक हम लोग यहाँ पे अनडिवाइडेड इंडिया में रहेंगे हमें भैया हमको जो है पॉलिटिकल पावर नहीं मिलेगी और हमने मन का काम नहीं कर पाएंगे। मन का काम तुम करना क्या चाह रहे हो, तुम लैंडलॉर्डिज्म को सपोर्ट कर रहे हो, मतलब तुम ये बोल रहे हो कि जमींदारी व्यवस्था को हम लोग और ज्यादा मजबूत करेंगे। और ये लोग जो थे आपका कांग्रेस वाले उसके खिलाफ थे। अब इस चीज को तुम कम्युनल कलर देके जो है पॉलिटिक्स खेल रहे हो। लोग पढ़े लिखे थे नहीं, वो भटक गए, आपके बहकावे में आ गए, सारी चीजें हो गई, मगर नतीजा जो है फिर उसके बाद में देश ने चुकाया। तो इस तरीके से जब हम लोग एनालिसिस करते हैं तो ये जो हर बात में आप रिलीजन घुसा देते हैं, उससे अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में जाकर देखेंगे तो इस तरीके के मुद्दे थे लैंडलॉर्डिज्म वगैरह के, जिसके कारण इतना बड़ा नाटक जो है हो गया और जिसपे आपका दोनों जो पार्टीज वगैरह हैं वो एक मत होकर नहीं सोचती थी। कोई एक पूरब सोचता था तो दूसरा पश्चिम में सोच रहा था। इस तरीके के जो नाटक है यहाँ पे चल रहे थे। अब यहां पर हिंदू महासभा का भी आगे जिक्र आएगा तो उसके बारे में भी हम लोग बातचीत कर लेते हैं। छोटी सी डेफिनेशन है, देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई थी, यानी कि मुस्लिम लीग के 9 साल के बाद। याद रखिएगा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, 1915 में हिंदू महासभा बनाई गई है। अब ये जो है नॉर्थ के इलाकों तक कन्फाइंड एक हिंदू पार्टी थी, नॉर्थ के इलाकों तक महदूद एक हिंदू पार्टी हुआ करती थी, या फिर एक हिंदू धर्म के बारे में बात करने वाली पार्टी। एग्जैक्टली उसी तरह से जिस तरह से आपका मुस्लिम लीग मुस्लिम्स के बारे में बात कर रही थी, हिंदू महासभा हिंदुओं के बारे में बात कर रही थी। इनका ऑब्जेक्टिव यह था कि जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, जो हिंदू समाज है, इसमें जितनी भी जाति के भेद हैं और जितने भी आपके वर्ण और संप्रदाय के भेद हैं, इन सबको दूर कर ये इन सबको जोड़कर एक पर्टिकुलर एक करना चाहती थी हिंदू आइडेंटिटी पे। यानी कि ये बोलते थे कि आप सिर्फ हिंदू रहो, आपकी जो कास्ट और सेक्टेरियन बेसिस आपने जो बना रखे इन सबको आप एक तरफ रख दो और सिर्फ आप जो है अपनी हिंदू आइडेंटिटी के ऊपर फोकस करो। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग जो है वो मुस्लिम आइडेंटिटी के ऊपर फोकस कर रही थी। तो इनका कहना यह था कि क्योंकि मुस्लिम लीग मुस्लिम आइडेंटिटी के ऊपर फोकस कर रही है, हम लोग भी सारे कास्ट और सारी चीजों को एक तरफ हटा के सिर्फ हिंदू आइडेंटिटी के ऊपर फोकस करेंगे। इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के साथ में 1915 में जो आपकी हिंदू महासभा बनी है वो पर्टिकुलरली आपका काम वगैरह कर रही थी। अभी इस पार्टी का भी आगे रेफरेंस आएगा, इसलिए इसके बारे में ये बात मैंने करी है। फिर लौटकर आते हैं तो यहां पर लैंडलॉर्डिज्म वगैरह जैसे मुद्दों के ऊपर एक मत ना होना भी एक बहुत बड़ी वजह थी कि मुस्लिम लीग का सपोर्ट लेने से कांग्रेस ने मना कर दिया था। इसके नाम पर फिर जो ढिंडोरा पीटा गया वो अब हम लोग इसके बाद देखते हैं। तो यहां पर अब एक तो ये चीज हो गई। अब ये एक तो कि लैंडलॉर्डिज्म वगैरह के मुद्दे पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग अलग सोचते हैं और भी काफी सारे मुद्दों पे इनकी राय अलग थी। उस पर जिन्ना का ये रोना कि भाई ये कांग्रेस वाले जो हैं हिंदू पार्टी हैं और तुम्हारा जो भला है वो सिर्फ एक मुस्लिम पार्टी कर सकती है, इसलिए मुझे वोट दो। इस पर्टिकुलर चीज को 1937 में हालांकि सपोर्ट नहीं मिला, मगर कांग्रेस वालों को समझ में आ गया कि मुस्लिम लीग पॉपुलर तो है, एक ठीक ठाक जो है मासेज में इनकी पकड़ है। ठीक है, ज्यादा लोगों ने वोट नहीं किया, वो सब अपनी जगह ठीक है, मगर इनकी एक पकड़ है। तो अपना जो मुस्लिम्स के बीच में अपना जो एक जनाधार बढ़ाना है, कांग्रेस ने उसके लिए कोशिश करी कि हमारा भी जो मुस्लिम वोट बैंक है या जो वोट शेयर है वो हमें मुस्लिम समाज से ज्यादा मिलना चाहिए, उसके लिए हम भी काम करेंगे। इस थॉट प्रोसेस के साथ में कांग्रेस वालों ने मुस्लिम मास कॉन्टैक्ट जो है इस नाम के साथ में एक प्रोग्राम चालू किया। मुस्लिम मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम के तहत में कांग्रेस के भाई लोगों का मानना यह था कि हम लोग मुस्लिम्स के बीच में अपना जनाधार जो है उसको बढ़ाएंगे, क्योंकि इनको समझ में आ गया था कि आपका जो मुस्लिम लीग है इसका एक, हालांकि इसको सीटें नहीं मिली है, मगर उसके बाद में भी इन लोगों की एक ठीक ठाक पकड़ जो है आपको देखने के लिए मिल रही थी
आपको एक ठीक ठाक पकड़ देखने के लिए मिल रही थी आपका जो मुस्लिम समाज है उसके ऊपर, तो यहां से कांग्रेस ने उसको काउंटर करने के लिए किया। मगर फिर लास्ट में वही हुआ कि वो जो कहावत है, ना माया मिली ना राम वाली बात हो गई कि कांग्रेस ने बेसिकली सेक्युलर और रेडिकल रेटोरिक जो है वो अपनाया। यानी कि इन्होंने ये बोला कि रिलीजन वगैरह सब अपने घरों में रहेगा और अपन जो है एक सेक्युलर किस्म का एक जो है माशरा बनाएंगे, सेक्युलर किस्म का जो है अपन एक रियासत बनाएंगे और उसमें फिर रेडिकल बातें करना है कि सबको बराबरी का अधिकार होगा और हम लोग वो सोशलिज्म वगैरह से आपका जो इंस्पायर्ड नेहरू जी की जो थॉट प्रोसेस थी कि सबको बराबरी का अधिकार देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, इस तरीके की बात है। इससे हुआ ये कि वो सारे कंजर्वेटिव मुस्लिम जो बहुत कट्टर हुआ करते थे, वो जो एकदम कट्टर किस्म के मुस्लिम हुआ करते थे वो, और जो मुस्लिम उलेमा हुआ करते थे, वो लोग अलार्म हो गए कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, सेक्युलरिज्म और ये और वो, इस तरीके से इन्होंने इसको इस तरह से लिया कि ये चाहते हैं कि हम लोग रिलीजन वगैरह जो है खत्म कर देंगे, क्योंकि कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन 1917 में हो गया था और 1917 में उन भाई लोगों ने रशिया में ये बोला था कि चर्च वर्च सब बंद करो, कोई रिलीजन कुछ नहीं होगा, सब बराबर हैं, काम करो, हम सरकार जो है उसके बदले में जितना काम करोगे पैसा देगी और आपको खाना वाना देगी, बस धर्म वरम सब बंद। इस तरीके की जो एक माइंडसेट आपका, इस तरीके से कम्युनिस्ट लोगों ने अपना चलना शुरू किया था। नेहरू जी क्योंकि कम्युनिज्म के काफी बड़े सपोर्टर माने जाते थे और नेहरू जी अब तक 1937 तक आपका काफी सर्वा हो गए थे कांग्रेस के। अब ऐसी परिस्थिति में मुस्लिम मासेस के बीच में आप सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हो और रेडिकल रेटोरिक जो आप दे रहे हो उसमें सोशलिज्म की भी थोड़ी बहुत बातचीत आ रही है। इससे वो कंजर्वेटिव या फिर वो जो कट्टर वर्ग होता है, कंजर्वेटिव मुस्लिम्स थे, वो बड़े अलार्म हो गए कि ये लोग तो यार सोवियत रशिया के रास्ते पर जा रहे हैं, ये तो हमारा रिलीजन खत्म कर देंगे। इस पर्टिकुलर नाटक के चक्कर में हुआ ये कि जितने भी आपके, एक तो ये बात हो गई, तो ये जो आपके कंजर्वेटिव मुस्लिम्स थे, उलेमा वगैरह थे, वो कांग्रेस के साथ गए नहीं। दूसरा, कांग्रेस का वो कहना कि हम लोग जमींदारी खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मुस्लिम इलीट्स जो जितने भी आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि जितने भी आपके अपर क्लास मुस्लिम्स थे, वो सारे के सारे जमींदार थे। इन भाई लोगों को लगा कि अगर इनको सपोर्ट किया और इन्होंने आके जमींदारी खत्म करी, हम तो सड़कों पर आ जाएंगे, तो इसलिए इन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया। और ये जो आपके कंजर्वेटिव उलेमा थे, इन्होंने फिर जो आपका मेन, आपका जो आम मुसलमान वगैरह थे जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और सारी चीजें, इनको कांग्रेस के साथ में जुड़ने नहीं दिया, इस बात का डर दिखा कि कांग्रेस जो है रिलीजन खत्म कर देगी और ये कर देगी वो कर देगी। इस चक्कर में हुआ ये कि कांग्रेस ने ये जो मुस्लिम मास कॉन्टैक्ट के नाम से प्रोग्राम चलाया था, इससे कोई फायदा नहीं हुआ। मुस्लिम मासेस का सपोर्ट तो मिला नहीं, साथ ही साथ आपका कंजर्वेटिव मुस्लिम्स या उलेमा जो है वो खिलाफ हो गए बैठे बैठाए, और मुस्लिम लैंडेड इलीट्स का मतलब जो आपके जमींदार वर्ग था, जो मुसलमान थे, जिनके जो मुस्लिम जमींदार हुआ करते थे बड़े बड़े, वो भाई लोग समझ गए कि अगर कांग्रेस आ गई तो हमारी जमीनें चली जाएंगी, जागीरें चली जाएंगी, यानी कि कुछ भी करके इनको आने से रोकना है और उसके लिए फिर आपको किसी और का सपोर्ट करना पड़ेगा जो कांग्रेस के खिलाफ है। जवाब एक ही था, मुस्लिम लीग। तो वहां से फिर जो है आपका इलीट्स वगैरह मुस्लिम लीग के साथ में, उनके सपोर्ट में या उनके फेवर में निकल गए। आगे देखते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि 1937 के जो इलेक्शंस वगैरह हुए हैं उसमें किस तरीके का रिजल्ट आ गया, और उस रिजल्ट वगैरह के पहले और फिर बाद में किस तरीके का रिटोरिक वगैरह किया जा रहा था। कांग्रेस के जो मुस्लिम मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स थे वो किस तरह से फेल हो गए, और मुस्लिम इलीट और जो कंजर्वेटिव मुस्लिम्स थे वो कैसे उनके खिलाफ हो गए। मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी जो मुस्लिम लीग है, उन्होंने जब सपोर्ट नहीं, उनका जब सपोर्ट जो है कांग्रेस ने ठुकरा दिया, उत्तर प्रदेश जो आज का इलाका है जिसको यूनाइटेड प्रोविंस उस वक्त में बोला जाता था, वहाँ पे सरकार बनाने से, तो उसके बाद उन्होंने फिर किस तरीके के थॉट प्रोसेस को लेकर आगे बढ़ना शुरू किया, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं। अब और भी कुछ इसी से रिलेटेड फैक्टर्स वगैरह के बारे में अपन लोग बातचीत करेंगे। तो कांग्रेस को मुस्लिम लीग वाले जो हैं वो हिंदू पार्टी के तौर पर जो है पेंट करने की कोशिश कर रहे थे, और उसके लिए वो कांग्रेस में का जो कैडर है, कांग्रेस के कैडर में कुछ अगर लूप होल्स वगैरह निकलते थे तो वो उनको एक्सप्लॉइट कर उसका ढिंडोरा पीटते थे और उसकी पॉलिटिक्स वगैरह खेला करते थे, और उसकी मदद से जो है वो कांग्रेस को एक हिंदू पार्टी के तौर पर पेंट करने की कोशिश करते थे। हर चीज में रिलीजन घुसाया जा रहा था, और उसके नतीजे में जो है अब यहां से जो है आपका सांप्रदायिकता आपको देखने के लिए मिलती है, और काफी ज्यादा जहरीली किस्म की राजनीति आप इसे कह सकते हो, वो यहां पर होती हुई समझ में आती है। देखें किस तरह से, while the leading Congress leaders in 1930s insisted more than ever before on the need for secularism, these ideas were by no means universally shared lower down in the party hierarchy or even by all Congress ministers। मतलब ये कि कांग्रेस की जो ऊपर की लीडरशिप थी, नेहरू हो गए, पटेल हो गए, गांधी हो गए, सारे लोग लेट 1930s में, यानी कि 1935, 36, 37, 38, 39, इस टाइम पीरियड में ये जो लीडर वगैरह हैं, ये लोग इंसिस्ट कर बोल रहे थे कि इस देश का भला तभी हो सकता है जब यहाँ पर सेक्युलरिज्म को लाया जाए। सेक्युलरिज्म
सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? सेक्युलरिज्म का मतलब यह है कि आपका जो रिलीजन है और आपकी जो सरकार है या फिर जो आपका प्रशासन है उनका आपस में कोई गठजोड़ नहीं होगा। अगर रिलीजन यह है तो सरकार यह है। ना रिलीजन सरकार के मैटर में दखल अंदाजी करेगा, ना सरकार जहां तक हो सकता है रिलीजन के मैटर में दखल अंदाजी करेगी। अगर समाज में कोई बड़ा नाटक नहीं हो रहा है तो सरकार जो है रिलीजन के मैटर में भी नहीं बोलेगी। आप अपनी जिंदगी अपने रास्ते रहो, हम अपने रास्ते रहेंगे। ये जो व्यवस्था है आपका फ्रांस और बाकी जगह यूरोप में लागू हुई थी कि चर्च और स्टेट जो है वो सेपरेट हैं। चर्च स्टेट्स के मामलों में टांग नहीं अड़ाएगी। स्टेट्स अगर चर्च कोई गलत काम नहीं कर रहा तो चर्च के मैटर्स में दखल अंदाजी नहीं करेगा। इस पर्टिकुलर बेसिस के ऊपर सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट बनाया गया और उसके बेसिस पर आपका चला गया। नतीजा ये निकला कि आपके यूरोपियन कंट्रीज ने एकदम दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की करी। वहां पे काफी सारा डेवलपमेंट हुआ, लोग पढ़े लिखे, काफी सारी चीजें होती चली गई। अब मगर आप कांग्रेस के आप उसी चीज से जो है इंस्पायर होकर सेक्युलरिज्म वगैरह जो है उसकी बात कांग्रेस ने भी करना शुरू करी और कांग्रेस ने भी ये बोला कि हिंदुस्तान में भी अगर आप भला चाहते हो तो आपको सेक्युलरिज्म लेकर आना पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चल पाएगा। सेक्युलरिज्म ये एकमात्र आंसर है जिसके तहत हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मगर ये सारी बातें सिर्फ ऊपर के लेवल पर हो रही थी। कांग्रेस की जो टॉप की लीडरशिप थी वो ये सारी बातें कर रही थी। अगर आप लोअर लेवल पर देखोगे पार्टी की हायरार्की में, अगर आप एकदम जूनियर लेवल तक जाओगे, जो सबसे आपका ग्राउंड के लेवल पे काम करने वाला वर्कर है, वो इस तरीके की बातों को मानता नहीं था। या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि पूरी कांग्रेस में इस बात को लेकर एक मत आपको देखने को नहीं मिलता था। ऊपर से आप लोग सेक्युलरिज्म की बातें कर रहे हो मगर यूनिवर्सली यानी कि आप ऊपर से लेकर नीचे तक देखोगे तो सबके सब वही बात कर रहे हैं, वही की वही बात मान रहे हैं। वो चीज कांग्रेस में आपको देखने को नहीं मिल रही थी। लोअर कैडर पे खास तौर पर सेक्युलरिज्म को इतना ज्यादा पसंद नहीं किया जा रहा था या सेक्युलरिज्म की बात को इतना हाथों हाथ नहीं लिया जाता था। ठीक है जी। इनफैक्ट कांग्रेस के कई सारे मिनिस्टर भी जो है इस बात को लेकर एक मत नहीं थे। कई सारे जो थे उनके अपने विचार थे। अब यहां पर किस तरीके का भीतरघात था और मुस्लिम लीग ने उसको कैसे एक्सप्लॉइट किया उसके बारे में अपन लोग बातचीत करते हैं। जिन्ना ने किस तरीके से उसको एक्सप्लॉइट किया वो देखेंगे। देखिए, मौलाना आजाद एक बड़े इंपॉर्टेंट कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे। इन्होंने 1937 में एक बात जो है उसको पॉइंट किया, वो ये था कि कांग्रेस में जो आपके मुस्लिम मेंबर्स हैं इन लोगों को मुस्लिम लीग ज्वाइन करने पे रोक है या फिर ये लोग जो है मुस्लिम लीग ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। मगर कांग्रेस के जो हिंदू मेंबर्स हैं उनके ऊपर हिंदू महासभा ज्वाइन करने में या उनकी एक्टिविटीज वगैरह में जाने में कोई रोक टोक नहीं है और वो लोग काफी ज्यादा इस बात को लेकर एक्टिव है। कम से कम सेंट्रल प्रोविंसेस का जो इलाका है, जो आज का मध्य प्रदेश है, वहां पर कम से कम ये चीज आपको धड़ल्ले से होती हुई दिख रही थी। तो मौलाना आजाद, जिनकी मैंने यहाँ पे फोटो भी लगाई है, इन्होंने इस पर्टिकुलर बात को पॉइंट आउट किया और ये बात कायदे से सही है। एक जगह आप ये बोल रहे हैं कि भाई आप जो है अगर कांग्रेस में हो तो आप मुस्लिम लीग ज्वाइन नहीं कर सकते, उसी जगह कांग्रेस में अगर कोई बंदा है और वो हिंदू महासभा अगर जा सकता है या उसकी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकता है, ये तो फिर दोहरा मापदंड हो गया, डबल स्टैंडर्ड्स हो गए। तो इस पर्टिकुलर बात को पॉइंट आउट किया गया। मुस्लिम लीग ने इसको उठा उठा के खूब आपका जो है पॉलिटिक्स वगैरह खेली थी और इसके बेसिस पर भी उन्होंने अपना मास बेस वाइड करने में काफी ज्यादा मदद ली थी इस पर्टिकुलर चीज की। इस बात से खैर अब इस बात को माना गया बाद में, क्योंकि ये डबल स्टैंडर्ड्स थे तो इस बात को मानना ही पड़ा। अल्टीमेटली दिसंबर 1938 में कांग्रेस कमेटी ने ये डिक्लेयर किया कि अगर कोई बंदा कांग्रेस का मेंबर है तो फिर वो हिंदू महासभा का मेंबर नहीं हो सकता। तो अब जो है बात एकदम बराबरी की हो गई। यहां पर इन्होंने अपनी इस गलती को जो है माना और सुधारा कि अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम मेंबर है और वो अगर कांग्रेस का मेंबर है तो फिर वो इसका मतलब मुस्लिम लीग में नहीं जा सकता या मुस्लिम लीग का मेंबर नहीं हो सकता, उनकी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। उसी तरह से अब इन्होंने अपनी इस गलती को ठीक किया कि अगर कोई आपका हिंदू कांग्रेस मेंबर है तो फिर वो कांग्रेस का ही मेंबर हो सकता है, फिर वो हिंदू महासभा का या किसी और का मेंबर नहीं हो पाएगा और अगर होगा तो फिर उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। 1938 दिसंबर में इस पर्टिकुलर चीज को किया गया। अब ये वो पीरियड था। अब इंटरेस्टिंग बात ये है 1938 में जब ये सारी चीज की जा रही है, ये वो कालखंड है जिसमें आपका हिंदू महासभा, जिसके बारे में भी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, या फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है जिसको हम लोग शॉर्ट में आरएसएस बोलते हैं, ये मजबूती गेन कर रहे थे। ये धीरे 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 बढ़ते चले जा रहे थे। अब ये जो आपका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था, इसका जो हेडक्वार्टर या फिर इसका जो बेस था वो नागपुर में था, या नागपुर में है फॉर दैट मैटर आज भी। तो यहां से ये इन्होंने जब अपने आप को बढ़ाना शुरू किया तो बढ़ाते बढ़ाते ये अपने आपको यूनाइटेड प्रोविंस में लेकर गए, जो आज का उत्तर प्रदेश का इलाका है। पंजाब में इन्होंने एक बड़ा कैडर बना लिया और भारत के जो अलग अलग हिस्से हैं वहां पर 1930s के टाइम पीरियड आते आते 1923 में के आसपास इसकी स्थापना हुई थी। वहां से होते 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 1930s यानी कि आपका जो ये लेट 1938 39 चल रहा है, तब तक इन्होंने इतने बड़े इलाके में अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैडर बना लिया। 1940 आते आते आरएसएस के पास में लगभग 1 लाख के करीब जो हैं ट्रेंड और हाईली डिसिप्लिन कैडर वगैरह जो था इनके पास में आ गया था। यानी कि इनके पास में लगभग
1 लाख के करीब एकदम ऐसे कार्यकर्ता थे जिनके ऊपर आरएसएस ने बकायदा मेहनत करी थी, उनको ट्रेन कर तैयार किया था, और एकदम डिसिप्लिन किस्म के जो आपके कैडर होते हैं उनको आपने तैयार कर लिया था। ये सब के सब एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के प्रति समर्पित थे, और वो आइडियोलॉजी थी हिंदू नेशनलिज्म की। हिंदू नेशनलिज्म की आइडेंटिटी के तहत में इन सबको कन्विंस किया गया था कि हिंदू जो है वो इंडिया जो है वो हिंदुओं की जमीन है, या जो मातृभूमि का कंसेप्ट वगैरह है कि हमारी जो मातृभूमि है उस तरीके से, तो इस तरीके से यहाँ पे इन लोगों को कन्विंस किया गया था। और 1940 आते आते ये ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह अपना स्ट्रेंथ वगैरह जो है पकड़ चुकी थी, ये मजबूत हो चुकी थी। ठीक है जी, अब ये यहां से फिर खेल और आगे कैसे चेंज होता है उसके बारे में अपन लोग बात करते हैं। 1937 देख लिया, 38 देख लिया, 39 और 40, 4 सालों के बीच में किस तरीके से एकदम से चीजें कितनी ज्यादा बदली हैं। इतना बदलाव तो आपको 1800 और 1900 के 150 साल, 1800 और 1920 1930 के अगर 20-30 साल मिला लिए जाए तो 120-130 साल में इतने जबरदस्त बदलाव देखने को नहीं मिले थे जितना 3 से 4 साल में आपका सामाजिक तौर पर जो है आपको चेंजेस वगैरह यहां पर समझ में आ रहा है। एक शब्द है जिसका मतलब अभी समझना जरूरी है, इसकी अपने को आगे जरूरत पड़ेगी। इसको बोला जाता है कन्फेडरेशन। कन्फेडरेशन वर्ड है, इसका अपने को पहले मतलब देखना है, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न पॉलिटिकल लैंग्वेज में अगर आप कन्फेडरेशन की बात करोगे तो ये यूनियन है फेयरली ऑटोनोमस और सोवरेन स्टेट्स का विद अ सेंट्रल गवर्नमेंट विद डिलिमिटेड पावर। मतलब ये है कि अगर आपके पास में बहुत सारे राज्य हैं, उन सबको इकट्ठा कर आपने एक उनकी टीम बना दी, और इन सारे राज्यों को ये बोला कि जो करना है करो, अपने अपने प्रोविंसेस में जैसा आप रहना चाहते हैं रहो, कुछ 2-4 चीजों को छोड़ के जैसे आपने जो अपने सरकार चलानी है, जिस तरीके से आपने अपना सारा का सारा आपको अपना गवर्नमेंट वगैरह चलानी है, सारा एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह चलाना है, वो आपकी मर्जी, आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में बहुत कम पावर रहेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत कम मामलों में जो है दखल अंदाजी वगैरह करेगी। तो इस तरीके की जो व्यवस्था होती है इसको कन्फेडरेशन बोला जाता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आज की तारीख में 50 स्टेट्स हैं। 50 के 50 स्टेट्स को ये पावर है, जो करना है करो, अपनी प्रोविंसेस में जो स्टेट गवर्नमेंट बना के जो मर्जी आ रही है वो कर सकते हो, देश के खिलाफ मत जाओ, आपका हिंसा वगैरह मत करो, लोगों के ऊपर अत्याचार मत करो, और 1-2 चीजें और हैं। इसके अलावा जो करना है करो। इस लेवल तक अगर आपको पावर दिए गए हैं, और तो इस तरीके, और मगर वो सारे के सारे स्टेट्स कुल मिला के एक देश है जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोला जाता है, और उन सबके ऊपर एक सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी हुई है। तो इस तरीके की जो व्यवस्था है इसको बोला जाता है कन्फेडरेशन। ये शब्द की डेफिनेशन इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि अभी इसकी आगे अपने को जरूरत पड़ने वाली है। तो यहां तक अपन लोगों ने क्या देख के खत्म किया, कांग्रेस के लूप होल्स वगैरह थोड़े से अपने को समझ में आने लगे, जिन्ना की जो पॉलिटिक्स है मुस्लिम लीग की वो अपने को थोड़ी सी समझ में आने लगी, और जो दूसरी संस्थाएं हैं उनके बारे में थोड़ी सी अपन ने बातचीत करी। अब अपन लोग इसके आगे बढ़ते हैं, चलें आगे देखते हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उसके बारे में बातचीत करेंगे, जिसका नाम है द पाकिस्तान रेजोल्यूशन। किस तरीके से पाकिस्तान की डिमांड उठी और कैसे वो बढ़ते बढ़ते एक देश की डिमांड में कन्वर्ट हुआ, वो हम लोग देखना शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि पाकिस्तान की डिमांड जो है वो एक दिन में नहीं उठी थी, वो धीरे 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 आपका होते होते इस डिमांड की तरफ मुस्लिम लीग जो है वो गई है। हुआ ये कि 23 मार्च 1940 के दिन आपका मुस्लिम लीग एक रेजोल्यूशन लेकर आती है, एक आपका संकल्प पत्र लेकर आती है, जिसमें ये लोग ये डिमांड करते हैं अंग्रेज हुकूमत से कि भैया वो सारे इलाके जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मुस्लिम मेजॉरिटी के हैं, यानी कि नॉर्थ वेस्ट के इलाके जो आज की तारीख में पाकिस्तान में चले गए वो हो गए, और बंगाल के इलाके, वो सारा बंगाल का इलाका जो ईस्ट में आता है, इन सारे इलाकों में क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी है इसलिए हमको इन सारे इलाकों में ऑटोनॉमी चाहिए। ऑटोनॉमी का मतलब यह कि इस प्रोविंस में जो करना हम चाहें हम उस तरीके से कर सकते हैं, कोई ज्यादा दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। वजह सिर्फ इतनी सी है कि यहां पर एक पर्टिकुलर रिलीजन की या फिर मेजॉरिटी है या फिर मुस्लिम मेजॉरिटी है। कायदे से देखा जाए तो इस तर्क का या फिर इस लॉजिक का कोई सेंस नहीं बनता कि क्योंकि एक पर्टिकुलर रिलीजन की मेजॉरिटी है तो फिर उसके बेसिस पर जो है आप जैसा चाहो उस प्रोविंस में कर सकते हो। ये तो फिर आपका हिंदू मेजॉरिटी के इलाकों के बारे में भी बोला जा सकता है, सिख मेजॉरिटी के इलाकों के बारे में भी बोला जा सकता है। तो इस बात का अगर आज हम लोग 1940 हो रहा है, यानी कि लगभग 80 साल पुरानी बात हो गई है ये, आज की तारीख में अगर हम लोग 2022 में खड़े होकर देखें तो इस आर्ग्यूमेंट का, इस लॉजिक का कोई मतलब नहीं बनता। मगर हो ये रहा था क्योंकि उस वक्त में हर चीज में रिलीजन घुसाया जा रहा था और लोगों को बोला जा रहा था कि रिलीजन के अलावा कुछ नहीं है, जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है, रिलीजन रिलीजन रिलीजन। हर चीज में रिलीजन हो रहा था, तो उसके बेसिस पर यह बात उस वक्त वाजिब लग रही थी, उस वक्त जो है इस चीज का एक सेंस बन रहा था। आज की तारीख में एक बेवकूफी भरी बात लग सकती है क्योंकि एक पर्टिकुलर रिलीजन एक पर्टिकुलर इलाके में मेजॉरिटी है, तो वहां पर उस पर्टिकुलर इलाके में आपको जैसा चाहो वैसा एक पॉलिटिकल पार्टी जो है उस तरीके अपना हिसाब से जो है सरकार चलाने की आजादी मांग रही है। यह सेंस नहीं बनाता।
मगर फिर भी ये जो है उस वक्त ये डिमांड वाजिब लग रही थी। अब ये जो रेजोल्यूशन है जिसको आज की तारीख में पाकिस्तान रेजोल्यूशन बोला जाता है, ये बहुत एम्बिगियस था। इसमें जो बातें कही गई थी वो बहुत भ्रमित करने वाली थी, इनके कोई एक मतलब या एक सेंस नहीं निकल के आ रहा था। एक व्यक्ति उसको पढ़कर उसका एक इंटरप्रिटेशन कर सकता था, दूसरा बंदा उसी को पढ़कर उसका दूसरा इंटरप्रिटेशन निकाल सकता था। तो पहली चीज तो ये कि जो रेजोल्यूशन या ये जो संकल्प पत्र आया है, एक तो बहुत ज्यादा एम्बिगियस था। दूसरा और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसने कहीं पर भी अभी तक 1940 23 मार्च के दिन जब ये बात हो रही है, उस दिन तक ना तो इसने किसी पार्टीशन की या देश विभाजन की बात करी थी, ना इसमें पाकिस्तान की डिमांड एज सच उठाई गई थी। इनफैक्ट उस वक्त में पंजाब की जो आपकी यूनियनिस्ट पार्टी हुआ करती थी, उसके जो सर्वा हुआ करते थे पंजाब में, उनका नाम था सिकंदर हयात खान। और जब मैं पंजाब बोल रहा हूं तो आज का छोटा सा जो पंजाब अपने पास है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, पूरा का पूरा पाकिस्तान में जो पंजाब चला गया वो, आपका जो पंजाब है वो, जम्मू का थोड़ा बहुत इलाका, थोड़ा बहुत हिमाचल का इलाका, सब मिला के एक बड़ा प्रोविंस बनता था, उसकी बात हो रही है। तो पंजाब के जो आपकी यूनियनिस्ट पार्टी है, जिसके बारे में हमने देखा कि 1937 के इलेक्शन में भाई लोगों को मेजोरिटी मिली थी, इसके जो सर्वा थे उनका नाम था सिकंदर हयात खान। ये भी इस पर्टिकुलर आपका जो ये मुस्लिम लीग की ये रेजोल्यूशन वगैरह था, ये जिसके तहत इन्होंने ये सारी ऑटोनॉमी वगैरह मांगी थी, इस रेजोल्यूशन को ड्राफ्ट करने का जो काम था वो सिकंदर हयात खान ने किया था। यानी कि रेजोल्यूशन जो है इन्होंने लिखकर तैयार किया था। अब जब ये बात उठी कि इसका कुछ लोगों ने ये मतलब निकाला कि इसके तहत तो आप एक अलग देश या इस तरीके की डिमांड कर रहे हो कि एक पर्टिकुलर रिलीजन की मेजोरिटी है तो उसके हिसाब से वहां पर काम चलना चाहिए। इस पर सिकंदर हयात खान ने पंजाब की असेंबली में खड़े होकर एक स्पीच दी थी 1 मार्च 1941 को, ठीक है जी। 23 मार्च 1940 को ये हो गया। उसके बाद से लगभग 1 साल के बाद में ये बंदा खड़ा, इसने खुद ने ये रेजोल्यूशन लिखा। अब ये लड़का खड़ा होकर ये बोलता है कि ये जो है वो पाकिस्तान जैसी किसी भी डिमांड के अपोज में, यानी कि 23 मार्च 1940 को आपका ये चीज होती है और 1 मार्च 1941 को ये बकवास कर रहा है। इन 1 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान की डिमांड वगैरह जो है उठने लगी थी। अब ये रेजोल्यूशन में पाकिस्तान शब्द नहीं आया हो या पार्टीशन नहीं आया हो, मगर इस 1 साल में पॉलिटिक्स जिस तरीके से खेली गई उसमें पाकिस्तान होने लगा था। तो यहां तक अब पाकिस्तान की डिमांड जो उठने लगी थी। इस पर ये भाई ने 1 मार्च 1941 को काउंटर करते हुए ये बोला है कि वो पाकिस्तान की डिमांड के खिलाफ हैं। ही वॉज अपोज टू वो इस तरीके के पाकिस्तान की डिमांड के खिलाफ हैं जिसका ये मतलब है कि यहां की जो इलाकों में आपका मुस्लिम मेजोरिटी है वहां पर मुस्लिम राज हो जाए और वो इलाके जहां पर हिंदू मेजोरिटी वहां पर हिंदू राज हो जाए। क्योंकि इसका यही मतलब निकलता है, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर इलाके में एक रिलीजन के बेसिस पे मेजोरिटी मांग रहे हैं, आप एक रिलीजन के मेजोरिटी के बेसिस पे ये बोल रहे हो कि आपको अपने हिसाब से जीने की आजादी चाहिए, इसका मतलब आप उस पर्टिकुलर रिलीजन के हिसाब का राज चाहते हो वहां पे। इसका मतलब ये होगा कि वो इलाके जहां पर वो रिलीजन मेजोरिटी में नहीं है, वहां पर जो दूसरा रिलीजन मेजोरिटी में वो उसकी काउंटर में वो अपने रिलीजन का राज मांगेगा। तो इस पर अब सिकंदर हयात खान जिन्होंने आग लगाई थी, अब ये भाई 1 साल के बाद में ये कहते हैं कि मैं ऐसे किसी भी पाकिस्तान की डिमांड के खिलाफ हूं जिसका यह मतलब है कि यहां पर मुस्लिम राज होगा और कहीं और पर जो है हिंदू राज होगा। इफ पाकिस्तान मींस अनअलॉयड मुस्लिम राज इन पंजाब देन आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट। यानी कि अगर पाकिस्तान का मतलब यह है कि पंजाब में टोटली एक मुस्लिम राज आ जाएगा क्योंकि सिर्फ यहां पे पंजाब में मुस्लिम मेजोरिटी है, तो फिर इस तरीके की किसी भी डिमांड के मैं खिलाफ हूं। यह बात अब कौन कह रहा है? वो आदमी जिसने 23 मार्च 1940 का रेजोल्यूशन लिखकर तैयार किया था, जिसको आज की तारीख में पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। वो बंदा 1 साल के बाद में खड़ा होकर ये बोल रहा है कि अगर पाकिस्तान रेजोल्यूशन का ये मतलब है या फिर इसका ये मेरा जो रेजोल्यूशन है उसका ये मतलब निकाला जा रहा है कि क्योंकि एक पर्टिकुलर रिलीजन की मेजोरिटी है तो फिर उस रिलीजन का राज, और किसी जगह पे किसी दूसरे रिलीजन की मेजोरिटी तो उस रिलीजन का राज, तो फिर मुझे इस तरीके का पाकिस्तान नहीं चाहिए। मैं इस तरीके की डिमांड में यकीन नहीं करता। यहां पे इन्होंने अपने हाथ खींच लिए, मगर अब तक आग लग चुकी थी। इसके नतीजा भी हमको आगे भुगतने हैं, वो अभी आगे आने वाले 6-7 सालों में और क्या क्या होगा वो अब हम लोग यहां पर देखेंगे। अब यहां पे जो पाकिस्तान नाम है इसमें देखिए कितना बड़ा पैराडॉक्स है, इसके बारे में थोड़ा सा बातचीत करते हैं। हुआ ये, एक लड़का हुआ करता था, कैम्ब्रिज में पढ़ता था। कैम्ब्रिज आपका जो इंग्लैंड है वहां पे ये भाई पढ़ते थे। इनका नाम था चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ने एक पैम्फलेट जो है 1933 में अपने कुछ लोगों के बीच में बांटा होगा और उस ये आपका 1933 में ये पैम्फलेट आपने लिखकर तैयार किया था। बाद में 1935 में उसमें और थोड़ा सा जो है आपने जो चीज़ों को बढ़ाया था। इसमें ये एक अपना डिजायर पेश कर रहे थे कि हमको जो है एक सेपरेट नेशनल स्टेटस चाहिए, एक जो नई एंटिटी आपकी बनकर आएगी उसके लिए। और ये नई एंटिटी कौन सी है? इस नई एंटिटी को इन्होंने नाम दिया था पाकिस्तान। पाकिस्तान कैसे नाम दिया था जरा देख लेते हैं। इन भाई का कहना यह था कि पाकिस्तान में ये का जो नाम है इसको आप पाकिस्तान भी बोल सकते हो। इसमें जो
पी है वो पंजाब के लिए है, ए जो है वो अफगान के लिए, मतलब पूरा अफगानिस्तान खाने के मूड में बैठे थे, अभी तक कुछ बना बना है नहीं, मगर पहले ही पूरा अफगानिस्तान दबाने के मूड में है। उसके बाद जो के है वो कश्मीर के लिए है, स्थान का जो एस है वो सिंध के लिए है, और बी जो है वो बलूचिस्तान के लिए। अब यहां से देखिए कितना भयानक पैराडॉक्स है, पाकिस्तान की डिमांड को लेकर सबसे ज्यादा मारकाट हुई बंगाल में, या आपका ईस्ट बंगाल आप जिसको कह लेते हैं, सबसे ज्यादा जो लोग मरे हैं वो ईस्ट बंगाल में मरे हैं। आखिर में 1947 आते आते भी मुस्लिम लीग एक ही जगह पर अपनी गवर्नमेंट जो है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ बनाने में कामयाब हुई, वहां पर भी दलित पार्टी का सपोर्ट लेना पड़ा, वो था बंगाल। और बंगाल में जो है वो ईस्ट पाकिस्तान आपका बनकर तैयार हुआ। मुस्लिम लीग बंगाल में बनी, जिसने सारा नाटक वाटक करा दिया। ये पूरा तमाशा हो रहा है जिसमें ये पाकिस्तान नाम लिखकर उसके अपने अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं, इसमें बंगाल शब्द का कोई जिक्र ही नहीं है कहीं से कहीं तक। तो ये कितना बड़ा पैराडॉक्स है। इसलिए कई लोग ये भी बोलते हैं कि जो पाकिस्तान का नाम है और ये सारी थ्योरीज बाद में फैलाई गई हैं, ये पूरी तरह से सच नहीं है। हकीकत क्या है कोई कभी जान नहीं पाएगा, मगर कई लोगों का कहना यह है कि जब पाकिस्तान बन गया उसके बाद में रहमत अली का नाटक वाटक उठा के एक कहानी गढ़ी गई और इस तरीके से इसका मतलब निकाला गया। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान बना रहे हो और आप मुस्लिम मेजॉरिटी के इलाकों की ऑटोनॉमी को लेकर चले थे, तो इसका मतलब उसमें बंगाल का इलाका भी आने चाहिए जो आज का बांग्लादेश बन गया है। मगर अगर वो इलाका नहीं आ रहा है और आप ये बड़े बड़े फैंसी वर्ड बना रहे हो कि पाकिस्तान का मतलब क्या, पी फॉर पंजाब, ए फॉर अफगान, के फॉर कश्मीर, एस फॉर सिंध, और ये टीएन जो है आपने आपका बलोचिस्तान से उठा लिया, तो फिर बंगाल कहां है जहां पर आपका ईस्ट पाकिस्तान बना था और 25 साल तक वहां पर सरकार चली थी? इस सवाल का किसी के पास में कोई जवाब नहीं है। इसलिए कई लोग ये बोलते हैं कि ये सब एक बकवास है, ये एक झूठ है जिसको गढ़ा गया था अपने आप को एक लेजिटिमेसी देने के लिए। क्योंकि भारत की बात कर ली जाए या मानव इतिहास की बात कर ली जाए, रिलीजन के नाम पर इसके पहले कभी कोई देश पूरे मानव इतिहास में नहीं बना था। ये एक कॉमन एक्सेप्टेड फैक्ट है कि कल्चर जो है वो रिलीजन से बड़ा होता है। जिस जगह पे आप पैदा होते हो उस जगह का कल्चर रिलीजन से ज्यादा प्रीडोमिनेंटली मैटर करता है। रिलीजन आए हैं गए हैं, मगर कल्चर जो है रहा। भारत में बौद्ध धर्म एक जमाने में मेजॉरिटी हुआ करता था, उसके पहले वैदिक धर्म हुआ करता था, फिर हिंदू धर्म है। आप हो सकता है आगे जाके कोई और रिलीजन मेजॉरिटी में आ जाए। पंजाब के इलाके की बात कर ली जाए तो वहां पर कभी बौद्ध हुआ करते थे, फिर हिंदू हुआ करते थे, आज सिख मेजॉरिटी में। कहीं पर और आपका बात की जाए कोई और रिलीजन मेजॉरिटी में, मगर कल्चर तो नहीं बदला। 10,000 साल पहले भी आदमी वही खाना खा रहा था जो आज की तारीख में, वही अनाज उगा रहा था जो आज की तारीख में उगा रहा है। रहने सहन का आपके मौसम उसी तरीके के थे, नदियां वैसी बह रही थी, आपका रहन सहन उसी हिसाब से था। तो वो सारा का सारा कल्चर कभी नहीं बदलेगा। रिलीजन आएंगे जाएंगे वो सारी चीजें, चाहे 1000 साल में जाए चाहे 10,000 साल में जाए, मगर कल्चर कभी नहीं बदलेगा। इन भाई लोगों ने ये बोला कि कल्चर वल्चर कुछ मैटर नहीं करता, जमीन का सिर्फ एक चीज मैटर करती है, रिलीजन। उसके बेसिस पे आपको देश बनाना है। पूरे मानव इतिहास में ऐसा हुआ ही नहीं था कि कभी रिलीजन के बेसिस पे देश बनाया जाए। अब जब देश बन गया तो उसके जस्टिफिकेशन मिल नहीं रहे, तो कई लोग ये कहते हैं इस तरीके की छोटी मोटी हरकतें कर आप बेसिकली एक जस्टिफिकेशन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर इस नाम के अनुसार अगर पाकिस्तान की बात को माना जाए तो फिर ईस्ट बंगाल जो बाद में आपका बांग्लादेश, ईस्ट बंगाल जो बाद में ईस्ट पाकिस्तान बना, जो बाद में फिर आपका बांग्लादेश बन गया, उसका तो इसमें जिक्र ही नहीं आ रहा। तो ये सारी चीजें जो है अपने पैराडॉक्सेस वगैरह हैं। इसके साथ में पाकिस्तान की डिमांड अभी बनना शुरू हुई है और इसके साथ में और 50 तरीके की चीजें हुई, इसके बारे में अपन लोग बात करेंगे। मगर इतना याद रखना, इस लड़के का नाम था चौधरी रहमत अली। ये आपका कैम्ब्रिज में पढ़ता था, एक पंजाबी मुस्लिम था। इस भाई ने 1933 और 35 में इस तरीके के पैम्पलेट वगैरह बना के बांटे थे, जिसमें इसका कहना यह था कि जो पाकिस्तान नाम की जो एक फैंसी सी मैंने चीज बनाई है, ये अपने आप में एक नया देश वगैरह बनेगा। हालांकि उस वक्त किसको किसी ने सीरियसली लिया नहीं। ये कहानी जो गढ़ी गई है कम से कम उसमें ये बात निकल कर आती है कि उसको उस वक्त किसी ने सीरियसली लिया नहीं, मगर बाद में फिर ये जो है ये एक उस वक्त में ये माना गया कि आप कह सकते हैं किसी आपके स्टूडेंट के कल्पना की उड़ान है, मगर बाद में चीजें ठीक ये चीज जो है हो गई। इस तरीके से कहानी वगैरह जो है गढ़ी गई है। इसमें कितनी हकीकत है कितना फसाना है हम लोग कभी जान नहीं पाएंगे। चलें आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान रेजोल्यूशन को लिखने वाला बंदा पलट गया, उसने जो है डंडी मार दी और ये बोला कि मेरा तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है। सिकंदर हयात खान ने पहले ये करवाया, उसके बाद में ये कर दिया कि भैया इस तरीके का हिंदू राज या मुस्लिम राज जैसी व्यवस्था अगर बन रही है तो इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये बात इन्होंने यहाँ पर कह दी। इन्होंने फिर मगर साथ ही साथ एक और बात कही, इन्होंने इस बात को बोला कि हमारा कहना यह है कि आप जो देश है उसको एक कन्फेडरेशन बनाइए। कन्फेडरेशन क्या है, मैंने आपको समझाया था कि कुछ आपके छोटे छोटे रियासत या प्रांत वगैरह जो है सब साथ में इकट्ठे आते हैं और एक देश बन जाता है। और इस देश में एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, मगर आपको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के आसपास जितनी, आपको एक एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी के आसपास जितनी व्यवस्था मिल जाती है कि आप अपने प्रांत में मैक्सिमम चीजें जैसा करना चाहें वैसा कर सकते हैं, कुछ को छोड़ के। तो इस तरीके का जो है सिकंदर हयात खान का कहना यह था कि हम इस तरीके से एक कन्फेडरेशन बनाना चाहते हैं जिसमें आपकी कन्फेडरेशन की जो यूनिट्स हैं, यानी कि जो आपके अलग अलग स्टेट्स या प्रांत वगैरह बनेंगे, उनके पास में कंसिडरेबल अमाउंट में ऑटोनॉमी होनी चाहिए। तो हमें बेसिकली इस तरीके का एक लूज और मगर यूनाइटेड कन्फेडरेशन चाहिए। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा, ठीक है जी।
कि क्या बोल रहे हैं, हम ये नहीं बोलते कि हमें एक नया देश चाहिए, आप एक काम करो, सारे आपके जो प्रांत हैं वो सब साथ में रहेंगे मगर एक लूज कन्फेडरेशन। लूज कन्फेडरेशन का मतलब क्या, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, आप प्रांतों को मैक्सिमम जो है ऑटोनॉमी दोगे, आप उनको अपने हिसाब से चलने की आजादी दोगे, वो अपने प्रांतों में जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, मगर ओवरऑल एक ऊपर आपके पास एक सरकार बैठी हुई है जो डिफेंस और बाकी सारी चीजों को देखेगी। हम लोग इस तरीके की जो एक व्यवस्था चाहते हैं। सिकंदर हयात खान ने इस बात को यहां पर कह दिया। तो एक तो ये बंदा जिसका एक बहुत बड़ा योगदान आप बोल सकते हैं पाकिस्तान को बनाने में, अब वो अपनी पलटी मार गया, उसने डंडी मार दी यहां पे। दूसरा बंदा जिसके साथ में पाकिस्तान का आइडिया जोड़ा गया था वो रहमत अली नाम का वो लड़का, उसने उसकी बात को कोई सीरियसली उस वक्त ले नहीं रहा था। अब तीसरा बंदा जिसको पाकिस्तान की डिमांड के साथ में जोड़ के देखा जाता है उसका नाम था मोहम्मद इकबाल। ये उर्दू का एक पोएट हुआ करता था, काफी फेमस पोएट हुआ करता था, पर्शियन में या फिर फारसी भाषा में भी इसने काफी कुछ लिखा है। एक आप लोगों ने भी काफी सुना होगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस तरीके से इसने एक तराना वगैरह भी लिखा हुआ है। तो ये सारा जो काम है मोहम्मद इकबाल का किया हुआ है, बहुत फेमस पोएट माना गया है, ठीक है जी। तो इसका पाकिस्तान की डिमांड जो है, कई लोग उसके जो ओरिजिन्स हैं, यानी कि जो पाकिस्तान की डिमांड की शुरुआत है, कई लोग उसको इसके साथ में भी जोड़ देते हैं। मोहम्मद इकबाल, इसकी फोटो भी मैंने लगाई हुई है यहाँ पे। कई लोग ये भी बोलते हैं कि ये अगर हम लोग पाकिस्तान की डिमांड या इसकी हिस्ट्री को पकड़ना शुरू करें तो हम लोग इसकी हिस्ट्री को इसके साथ में भी जो है ट्रेस कर सकते हैं। हुआ यह था कि एक आपका मुस्लिम लीग का 1930 का एक सत्र हुआ था। मुस्लिम लीग के 1930 के सत्र में इसने अपना एक प्रेसिडेंशियल एड्रेस दिया था। उस एड्रेस में इसने जो है बेसिकली ये बोला था कि नॉर्थ वेस्ट में इंडियन मुस्लिम स्टेट होना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट का जो इलाका है, जो आपका मुस्लिम मेजोरिटी है, पठान वगैरह है और सारा इलाका नॉर्थ वेस्ट के इंडिया के इस इलाके में आपके पास में एक मुस्लिम स्टेट होना चाहिए। इस तरीके की इसने एक बात 1930 में कही थी। तो कई भाई लोग, अब क्योंकि पाकिस्तान बेसिकली बनकर तैयार हो गया, अब उसको किसी तरीके से लेजिटिमाइज करना है, तो उसके लिए कई लोग अब इस स्पीच के साथ में जोड़ के बोल देते हैं कि जो इकबाल था, पाकिस्तान का आइडिया तो उसके दिमाग में भी आया था, वो भी जो है बैठकर जो है पाकिस्तान के बारे में सोचा करता और सारी चीजें थी। हालांकि इकबाल के बारे में हम लोग ये कह सकते हैं कि जब उसने ये बोला था कि नॉर्थ वेस्ट इंडियन मुस्लिम स्टेट होगा, तो वो किसी एक नए देश की बात नहीं कर रहा था, मगर वो सिर्फ ये चाहता था कि नॉर्थ वेस्ट में जो मुस्लिम मेजोरिटी है वहां पर रीऑर्गेनाइजेशन हो जाए, और रीऑर्गेनाइजेशन होने के बाद में एक सिंगल ऑटोनॉमस यूनिट बनाई जाए जिसमें मुस्लिम मेजोरिटी है, और वो इंडियन फेडरेशन का हिस्सा रहे। मगर इंडियन फेडरेशन किस तरीके का होना चाहिए? लूज फेडरेशन, यानी कि इस पर्टिकुलर प्रोविंस को अपने हिसाब से जीने की और अपने हिसाब से नियम कायदे बनाने की और अपने हिसाब से चलने की आजादी दी जाए। इकबाल का इस तरीके का ऑब्जेक्टिव था, ऐसा कई लोग कहते हैं। क्या था क्या नहीं था वो इकबाल जाने, मगर पॉइंट यह है कि कई लोग अब पाकिस्तान की जो डिमांड है उसको इकबाल के साथ में भी जोड़ते हैं, और इकबाल के साथ में इस तरह से जोड़ते हैं क्योंकि इस भाई ने 1930 में नॉर्थ वेस्ट में इंडियन मुस्लिम स्टेट की बात की थी, तो ये भाई चाहता था कि पाकिस्तान बने, ऐसा पाकिस्तान वाले बोलते हैं। मगर इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट यह है कि उसने इसके बाद में इस तरह की कोई बात तो की नहीं, 35-36 के आसपास ये मरी गया था। मगर पॉइंट यह है कि जब ये सारी बातें हो रही थी, इसका मतलब यह रहा होगा कि मुस्लिम मेजोरिटी का जो नॉर्थ वेस्टर्न इलाका है इंडिया में, उस सबको रीऑर्गेनाइज करा जाए और उसको एक ऑटोनॉमस यूनिट बनाया जाए, यानी कि उसको एक पर्टिकुलर एक यूनिट बनाया जाए और उसको इंडियन फेडरेशन का पार्ट रखा जाए, मगर उसको ऑटोनॉमी दी जाए, वो अपने हिसाब से वहां पर रह सके, काम वगैरह कर सके। इस तरीके का इसका कुछ ऑब्जेक्टिव वगैरह रहा होगा। ये आपका, कई लोग इसका ये भी काउंटर आर्ग्यूमेंट देते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिला के यहां पर एक बात समझ में आ रही है कि पाकिस्तान रिजोल्यूशन जिसको कहा जाता है, जिसके बेसिस पे आपका आज की तारीख में पाकिस्तान में ढिंडोरा पीटा जाता है कि पहली बार आपने ये जो 23 मार्च 1940 का जो रिजोल्यूशन था, इसके तहत आपने ये डिमांड वगैरह उठाई थी और सारी चीजें, इस पूरे रिजोल्यूशन को देखा जाए तो उसको बनाने वाला पलट गया, पहली चीज। इसके वो जो फैंसी से नाम वगैरह बना रहा था, उसकी कहानी जो है वो अपने आप में सशंकित करने वाली है। इन भाई लोगों को 1930 में जाके एक बंदे की स्पीच पकड़ना पड़ रही है और उसके बेसिस पर जस्टिफिकेशन ये तलाश रहे हैं। कुल मिला के हमको यहां से एक बात समझ में आती है, बहुत क्लियर कट समझ में आती है, वो ये है कि मुस्लिम लीग जो थी, ये जो डिमांड थी जो ये कर रहे थे पाकिस्तान की बात, ये डिमांड वगैरह कम से कम 1940 में बहुत अनक्लियर थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये लोग चाहते क्या हैं, ये लोग करना क्या चाहते हैं, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, इनका क्या लॉजिक बन रहा है, लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। अब 1940 में ये हालत है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा आप चाहते क्या। आपको एक अलग देश चाहिए जिसके या फिर आपको फेडरेशन का हिस्सा रहना है, आपको ऑटोनॉमी चाहिए, आप करना क्या चाहते हो। वो इलाका जो आपके पाकिस्तान जब बनके तैयार हुआ तो उसकी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन तो ईस्ट बंगाल से आती थी, वो उसका जिक्र तक नहीं आ रहा कभी अभी तक यहां पे सारी कहानी में। अब 7 साल में किस तरीके से आगे बात बढ़ती है उसके बारे में थोड़ा देखेंगे तो चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। So there was a very short time, just 7 years between the first formal articulation of the demand for a measure of autonomy for the Indian Muslim states
ऑटोनॉमी ऑफ द मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड पार्टीशन। मतलब ये कि सिर्फ 7 साल का फर्क आपको देखने को मिलता है। 1940 में पहली बार आपने एक पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट रखा जिसमें आपने लिखा कर ये बताया कि ऑटोनॉमी चाहते हैं, ये चाहते हैं, वो चाहते हैं। कई लोगों ने उसके अलग अलग मतलब निकाले, वो एक अलग बात है, मगर 1940 वो टाइम था जब इसमें पहली बार आपने ये बोला है कि हम लोग इसमें ये चाहते हैं कि भाई आप इसको ऑटोनॉमी वगैरह दो। वहां से पार्टीशन होने में कुल मिला के सिर्फ 7 साल लगे हैं, तो ये बहुत कम टाइम पीरियड रहा है जिसमें ये चीज जो है निकल कर आ गई। नो वन न्यू व्हाट द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान मेंट एंड हाउ इट माइट शेप पीपल्स लाइफ इन द फ्यूचर। तो इस वक्त तक किसी को समझ में नहीं आ रहा था, इनफैक्ट बनने के बाद में ये हालत थी, किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि पाकिस्तान बनाने का मतलब क्या है, और अगर बन जाएगा तो उसके बाद में किसी की जिंदगी पे किस तरीके का असर पड़ेगा। ये भाई लोग इस बात को समझ ही नहीं पा रहे थे, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। ना उन लोगों को समझ में आ रहा था जिन्होंने लिखकर आपका ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन दिया जिसमें से बाद में हाथ खींच लिए, ना उन लोगों को समझ में आ रहा था जो पैम्पलेट बना बना के बांट रहे थे, ना उन लोगों को समझ में आ रहा था जो 1930 में बड़ी बड़ी आपके बड़के मार रहे थे, वो भाषण दे रहे थे, ना उन लोगों को समझ में आ रहा था जो सड़कों पर उतर के इसके लिए आंदोलन कर रहे थे कि अगर पाकिस्तान, एक तो ये कि पाकिस्तान है क्या, दूसरा अगर बन गया तो इससे लोगों की दुनिया में क्या फर्क पड़ जाएगा, क्या तोप चल जाएगी। ये बात कोई समझा ही नहीं पा रहा था, किसी को समझ नहीं आ रहा था इसका क्या सेंस बनता है। मगर फिर वही बात, जब इतना जहर आपके अंदर रिलीजन को लेकर भर दिया जाए कि हर चीज में रिलीजन घुसाया जा रहा है, हर चीज में रिलीजन को घुसाना है, तो उसका नतीजा ये निकल कर आता है अब हर चीज में रिलीजन घुसाना शुरू कर देते हो। मगर उसके बाद में आपको समझ में नहीं आता कि अब आप करोगे तो करोगे क्या, अल्टीमेटली आप जो बात मांग रहे हो अगर वो पूरी भी हो जाए, और नतीजा वही निकल कर आता है। पाकिस्तान की जो दुर्गतें हो रही हैं आज की तारीख में, जो इतनी बुरी स्थितियों में ये देश फंसा हुआ है, कभी यहां पे तरक्की हो ही नहीं पाई, रेडिकलाइजेशन इतना ज्यादा है, इतना टेररिज्म ये एक्सपोर्ट करते हैं, दुनिया भर में 50 नाटक हो रहे हैं। उसकी वजह यही है कि आपके पास में कोई एक ऑब्जेक्टिव ही नहीं था, आप हर चीज में रिलीजन घुसाकर नहीं चला जा सकता। ये बात आपको कुल मिलाकर यहां पे एक बात समझ में आ जाती है, हर चीज में रिलीजन को नहीं मिलाया जा सकता। अगर आप ऐसा करोगे तो उसके नतीजे डिजास्टर्स होंगे। पाकिस्तान का जो बनना है कुल मिला के हमको यहां से यही बात जो है समझ में आती है। अब मुस्लिम लीग का जो रेजोल्यूशन था 1940 का, एक बार हम लोग उसको पढ़ लेते हैं और उसके बाद में फिर हम लोग अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो रेजोल्यूशन था इसमें क्या लिखा हुआ था पहले हम लोग ये देख लेते हैं। वर्ड बाय वर्ड एनसीईआरटी में दिया हुआ, मैंने वहीं से इसको लिया है, उसको मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। चलें, तो इसमें लिखा गया है, द लीग्स रेजोल्यूशन ऑफ 1940 डिमांडेड that geographically contiguous units are demarcated into regions which should be so constituted with such territorial readjustment as may be necessary that the areas in which Muslims are numerically in a majority, as in northwestern and eastern zones of India, should be grouped to constitute independent states in which the constituent units shall be autonomous and sovereign। मतलब यह है कि geographically वो सारे इलाके वगैरह जो कंटिन्यूटी में हो, मतलब ये नहीं हो कि एक छोटा सा हिस्सा मिल गया फिर बीच में कोई एक आपका ब्रेक आ गया फिर छोटा सा हिस्सा मिल गया, इस तरह से नहीं। एक लंबा चौड़ा इलाका जो आपका कंटिन्यूटी में हो, जहां पे मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है, उन इलाकों को आप जो है ऑटोनॉमी दीजिए। और अगर ऐसा अभी तक नहीं है तो आप एक काम करो, ज्योग्राफिकली जो है उन इलाकों का रीएडजस्टमेंट वगैरह करो और उसके बाद में हमको जो है वहां पर आपका ऑटोनॉमी वगैरह चाहिए। इस तरीके की जो है डिमांड वगैरह इसमें की गई थी। अब कहीं से कहीं तक पाकिस्तान शब्द का जो है जिक्र इसमें निकलकर नहीं आ रहा है। चलें आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा इसके पहले वाली स्लाइड में कि भाई लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि पाकिस्तान के क्रिएशन का मतलब क्या होगा, और अगर ये बन भी गया तो फिर इससे आगे चल के लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, क्या तोप चल जाएगी, क्या हो जाएगा, कुछ किसी को समझ में नहीं आ रहा था। अब यहीं से इसका पैराडॉक्स, इसी पैराडॉक्स के आगे का जो अगला हिस्सा है वो देखिए कि कई सारे लोग जो अपना होमलैंड छोड़ के हिंदुस्तान से 1947 में पाकिस्तान गए थे, ये लोग ये सोचकर गए थे कि ये लोग जैसे ही आपका यहाँ पे शांति हो जाएगी फिर से लौट कर आ जाएंगे। अब ये कितनी बड़ी बात है कि एक नया देश बन रहा है और माइग्रेशन हो रहा है और सारी चीजें, और लोग ये सोच के जा रहे हैं कि कुछ वक्त की बात है फिर से लौट कर आ जाएंगे। तो यहाँ पर किसी को क्लियर नहीं हो रहा था कि लोग चाहते क्या हैं। ये पर्टिकुलर चीज अगर हो गई, इसके बाद में जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनेगा, जब देश टूटेगा तो अल्टीमेटली उसका नतीजा क्या निकल कर आएगा। कई लोग यहाँ पे अब ये बोल रहे हैं कि हम तो फिर से वापस लौट कर आ जाएंगे, तो अपना ही देश है, अब थोड़े वक्त के लिए घूमने फिरने जा रहे हैं। तो यहाँ पे लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि अल्टीमेटली आप करना क्या चाहते हो, ये पर्टिकुलर देश बना के या डिमांड वगैरह करके। इनिशियली इनफैक्ट कई लोग ये भी कहते हैं कि जो मुस्लिम लीग के लीडर्स वगैरह थे, ये लोग भी सीरियस नहीं थे इस पर्टिकुलर डिमांड को लेकर कि एक आपको एक अलग से देश ही बनाना है और ये अलग जब देश बन जाएगा तो उसमें बन रहेंगे और सब मजा आएगा, बढ़िया चीजें रहेंगी, इस तरीके का ये सारी चीजों को करने को लेके ये भी सीरियस नहीं थे। कई लोग ये भी बोलते हैं शुरुआत में जिन्ना जो था वो खुद जो है पाकिस्तान का जो ये आइडिया है इसको सिर्फ एक बार्गेनिंग काउंटर के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। मैंने आप लोगों को एक बात पढ़ाई थी जब अपन लोग फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे कि डेमोक्रेसी में कभी भी 100% बातें नहीं मानी जाती। कुछ आपको कुछ बातें किसी और की मानना पड़ती हैं, कोई आपकी कुछ बात मानता है। अगर किसी ने ये बोला कि एक पर्टिकुलर स्टैंड ले लिया कि हमें सिर्फ ऐसा ही चाहिए और दूसरे ने बोला कि हमें ऐसा ही चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम नहीं मानेंगे, और एक ने बोल दिया कि ऐसा नहीं हुआ तो
हम नहीं मानेंगे, तो डेमोक्रेसी में एब्सोल्यूट किसी का नहीं माना जाता, बीच का रास्ता निकाला जाता है। कुछ इनकी भी मान ली जाएगी, कुछ इनकी भी मान ली जाएगी, कुछ इनको भी अपना छोड़ना पड़ेगा, कुछ इनको भी अपना छोड़ना पड़ेगा, और बीच का जो है काउंटर निकल कर आएगा। अब कोशिश ये रहती है कि कौन अपनी कितनी ज्यादा मांगे मनवा ले, उसी तरीके से डेमोक्रेसी चलती है। तो जिन्ना जो था बेसिकली वो पाकिस्तान के आइडिया को लेकर सीरियस नहीं था, उसको खुद लग रहा था कि ये बकवास बात है, ये सिर्फ इसको एक बार्गेनिंग काउंटर के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता था, जिसके तहत उसकी इच्छा ये थी कि मेरी जितनी हो सके उतनी डिमांडें मैं मनवा लूं इन लोगों से। और इसके अलावा ये जो डिमांड थी ये आपका ब्रिटिश कंसेशंस वगैरह जो कांग्रेस को मिल रहे थे उनको ब्लॉक करने में मदद करती थी, यानी कि देश विभाजन होने या फिर जो देश को आजादी देने के बाद अंग्रेज यहां पे भागने के मूड में बैठे हुए थे, उसमें इनका प्लान ये था कि अगर कांग्रेस वालों को ही सब कुछ मिल जाएगा या ज्यादा से ज्यादा पावर मिल जाएगी तो फिर मेरे को कौन पूछेगा। इसलिए कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा पावर अंग्रेज ना देकर जाए, उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान का जो आइडिया है इसको बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल कर लो, और जितना हो सके उतना ज्यादा अंग्रेजों से फेवर हासिल कर लो, जितना हो सके मुस्लिम्स के लिए, और मुस्लिम्स के लिए ना बोल के इस तरह से बोलूं कि मुस्लिम लीग के लिए, और जितना अपने लिए जितनी हो सके उतना फेवर वगैरह गेन करना चाहता था, उसलिए जो है वो इस पर्टिकुलर आइडिया का इस्तेमाल बार्गेनिंग चिप के तौर पे कर रहा था। तो कुल मिला के यहां पे इतना क्लियर है, 7 साल बाद आपका जो है देश बटने वाला है, लाखों मरने वाले हैं, 50 चीजें होने वाली हैं, और 7 साल पहले वो देश जो अल्टीमेटली जब बटेगा और पाकिस्तान बनेगा वो होगा क्या, इस बात को लेकर ही लोग जो है अभी सीरियस नहीं है कि क्या बनाना चाहते हैं। और जो आदमी ने इतना बड़ा नाटक करा दिया वो अल्टीमेटली इस आइडिया को लेकर खुद सीरियस नहीं है, वो तो सिर्फ इसको एक बार्गेनिंग चिप के तौर पर एक काउंटर करने के लिए आपका कांग्रेस को राजनीतिक तौर से उसको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। तो कितनी बुरी स्थिति इस वक्त आपकी चल रही है, कितना आप कह सकते हैं कि ट्यूमल्टस माहौल है, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा, किस लेवल का कंफ्यूजन है वो अपने को यहां पर देखने को समझ में आता है। सडननेस ऑफ द पार्टीशन जो है, ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है इसको सही नाम दिया गया है कि 7 साल पहले आप एक बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आए बाएं शाएं कर रहे हैं, 7 साल बाद वो चीज हो गई, 7 साल के बीच में आपको कुछ समझ ही नहीं आया कि इसमें होना क्या है, उसके बाद जस्टिफिकेशन तलाशे जा रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, अल्टीमेटली एक भयानक ब्लंडर जो है हो रहा था और एक भयानक त्रासदी की तरफ हमारा देश 1940 में बढ़ रहा था। चलें आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन। आज का जो अपना सेशन है इसमें हम लोगों ने देखा है 1937 का जो अपना इलेक्शन था उसके क्या नतीजे निकल कर आए, और उसके नतीजे में फिर किस तरीके की पॉलिटिक्स वगैरह हुई, वो कंसिक्वेंसेस वगैरह हमने सारे देखे। पाकिस्तान का जो रिजोल्यूशन था उसके बारे में बातचीत करी, कांग्रेस की जो अपने अंदर की भीतरघात थे जिनका इस्तेमाल किया गया मुस्लिम लीग के द्वारा और जिन्ना के द्वारा, उसके बारे में बातचीत करी, और लास्ट में हम लोगों ने पाकिस्तान रिजोल्यूशन और पाकिस्तान की जो पूरी की पूरी डिमांड है इसको लेके किस तरीके का कन्फ्यूजन था उसके बारे में बातचीत करी, और इसको समझने की कोशिश करी कि आखिर ये उस वक्त का जो राजनीतिक माहौल था वो किस तरह से बना हुआ था, और जो आपकी दो सबसे बड़ी पार्टीज हुआ करती थी, कांग्रेस हो गई और मुस्लिम लीग हो गई, उनके क्या स्टैंड थे, किस तरीके से वो लोग इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे थे, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखकर खत्म किया। इसके बाद का जो अपना नेक्स्ट सेशन रहने वाला है उसमें फिर वर्ल्ड वॉर कैसे शुरू होता है और उसके नतीजे में कांग्रेस क्या करती है, मुस्लिम लीग क्या करती है, और उसके नतीजे में किस तरीके से पॉलिटिक्स आगे बढ़ेगी। फिर जो अल्टीमेटली हमने जो देखा है 40 में भी आपने रेजोल्यूशन मांगा है, 7 साल के बाद में पार्टीशन हो जाता है, तो ये जो 7 साल का भी इतिहास बचा है धीरे धीरे किस तरह से हम लोग इसमें आगे प्रोसीड करेंगे उसके बारे में हम लोग अपना जो नेक्स्ट सेशन रहने वाला है उसमें बातचीत करेंगे। आज का जो सेशन है वो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। खत्म करने के पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैग्नेट ब्रेन्स की जो हमारी वेबसाइट है इस पर आप लोग जाइए, यहां पर सारा का सारा जो कंटेंट है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। और यूट्यूब में जो आपको एक दिक्कत होती है, शिकायत होती है कि प्लेलिस्ट नहीं मिलती, सारे वीडियोस ढूंढने में दिक्कत होती है, वो चीज यहां पर नहीं होगी। सारा का सारा जो कंटेंट है वेबसाइट के ऊपर एकदम ऑर्डर तरीके से अरेंज्ड है। तो यहां पर जैसे ही आप जाएंगे, जैसे आपने जाते से क्लास 12 पे क्लिक किया तो क्लास 12 के जितने कोर्सेज हैं वो खुलकर आ जाएंगे। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस के सारे कोर्सेज खुल गए, ह्यूमैनिटीज के सारे कोर्सेज खुल गए। अब जो भी कोर्स आपने पढ़ना है उस पर आपने क्लिक किया, जैसे ही आपने उसके ऊपर क्लिक किया तो उसके बाद में सारा का सारा उस पर्टिकुलर कोर्स या उस सब्जेक्ट का जो कंटेंट है वो निकल कर आ जाएगा। एकदम ऑर्डर तरीके से अरेंज है। सिलेबस ओवरव्यू, जैसे हिस्ट्री की बात कर लें, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, इस तरीके से सारे के सारे वीडियोस एकदम सीक्वेंस में आपको अरेंज मिल जाएंगे। तो यहां से आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं, जितना चाहें आप उतना पढ़ सकते हैं, जितना देर तक चाहें, जितने लंबे वक्त तक चाहें आप एक्सेस कर सकते हैं। सारा का सारा कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट है और यहां से आप जितना चाहें उतना फायदा जो है उठा सकते हैं। सो इसी नोट पर मैं आई वुड बी कॉलिंग इट द डे कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाइए, अपने सारे दोस्तों को भी बताइए, जितना हो सके मैग्नेट ब्रेन्स के इस मिशन के बारे में लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करिए कि भाई ये इस तरीके का भी एक आपका प्लेटफॉर्म है जो आपसे कोई फीस चार्ज नहीं करता और इंश्योर करता है कि आप लोगों तक अच्छे से अच्छा क्वालिटी कंटेंट लाया जाए, जिससे आप लोग अपने एग्जामिनेशन वगैरह में अच्छा परफॉर्म करें, बढ़िया रिजल्ट लेकर आए, करियर्स में अच्छा परफॉर्म करें। एंड इसके अलावा अपनी पढ़ाई वगैरह आप लोग अच्छे से करते चलिए। कोई डाउट्स वगैरह आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन
सेक्शंस में लिख सकते हैं, हम उसका आपको जवाब दे देंगे। बाकी मेहनत करते चले जाइए, आगे बढ़ते चले जाइए। ज्ञान से बड़ा कोई हथियार नहीं है। नॉलेज जिस इंसान के पास है उससे ज्यादा सशक्त इंसान कोई और नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जितना हो सके उतना ज्यादा ज्ञान हासिल करिए और तरक्की के पथ पर आगे बढ़ते जाइए। सबसे बड़ी बात, खुश रहिए। तो इसी नोट पे कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। जय हिंद।